हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फैंटास्टिकली गुड। आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। बहुत सारे रिक्वेस्ट, कमेंट्स और मेल आने के बाद यस माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ आपके लिए हम लोग शुरू कर रहे हैं एक न्यू चैनल, दैट इज द स्टडी अड्डा। दिस विल बी अ पर्टिकुलर चैनल फॉर ऑल द सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। ये चैनल में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम 18th ऑफ मार्च फ्री सीरीज फॉर योर पेपर फॉर टैक्सेशन, जिसमें आईडीटी का पार्ट लेने वाले हैं महेश गौर सर। इनके फ्री लेक्चर्स हम लोग 18th से पुट करना स्टार्ट कर देंगे। एंड ग्रुप 2 में पेपर 6 ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, इनके भी सारे के सारे फ्री लेक्चर्स ये वाले चैनल पे आपको मिल जाएंगे। ये चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी हुई है। सो एवरी डे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे ऑडिट चलेगा, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आईडीटी चलेगा एंड संडे विल बी अ हॉलीडे फॉर यू। So this is a plan for the forthcoming month. So by this revision videos, you will be able to tag the you will be able to tackle these two subjects particularly. Balance subjects भी हम लोग upload करते रहेंगे gradually. All the very best, my dear friends. The way you have shown your love, affection, and support for this channel, do support our new channel as well, The Study Adda. All the very best. Be safe. Take care. Thank you. ओके माय डियर फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं विद द नेक्स्ट वेरी चैप्टर, दैट इज स्ट्रैटेजी, प्लान एंड प्रोग्राम। क्या है ये? स्ट्रैटेजी, प्लान एंड प्रोग्राम। ये जो चैप्टर है ना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है काफ़ी छोटा, वेरी स्मॉल चैप्टर, बट वेटेज वाइज इसका आंसर मतलब क्वेश्चन पेपर में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आना तो 100% श्योर है। सो मिनिमम वेटेज है 4 मार्क्स। कभी कभी अगर बहुत चांदी चांदी सिचुएशन हो गई तो 2 क्वेश्चंस भी आते हैं। सो द वेटेज ऑफ दिस चैप्टर रन्स फ्रॉम 4 to 8 मार्क्स। 4 to 8 मार्क्स। तो ये जो चैप्टर है दैट इज स्ट्रैटेजी, प्लान एंड प्रोग्राम। कई बार स्टूडेंट्स ना ये सारे कंसेप्ट्स में ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? आई टेल यू द फेयर रीजन। क्योंकि यहाँ पे जो कंसेप्ट्स है ना वो ओवरलैपिंग कंसेप्ट्स हैं। कई बार कंसेप्ट्स रिपीट हो रहे हैं, कई बार वही का वही पॉइंट्स आगे भी आ रहे हैं, पॉइंट्स पढ़ाने के बाद भी वही का वही रिपीट हो रहा है क्लास में। तो ऐसा होगा क्योंकि दीज कंसेप्ट्स, आज जो अभी हम चैप्टर स्टार्ट करें दैट इज स्ट्रैटेजी, प्लान एंड प्रोग्राम। तो ये जो चैप्टर है ना, कई बार हम लोग जेन्युइनली स्पीकिंग स्ट्रैटेजी और प्लान हमारे लिए भी सेम चीज़ ही होता है। आपको भी अगर बोलने जाए, मैं पूछूं कि स्ट्रैटेजी क्या होता है, मैम वही प्लानिंग करना स्ट्रैटेजी होता है। तो प्लानिंग क्या होता है? स्ट्रैटेजी बनाना प्लान होता है। कई बार हम भी ये वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, प्लान की जगह पे स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी की जगह पे प्लान। कई बार ऐसा होता है जेन्युइनली। ऑडिट के पर्सपेक्टिव से ये गलती ना हो, इसके लिए आपको ये वर्ड्स को काफ़ी हद तक अच्छे से समझना और बाय हार्ट करना है। जब भी हम स्ट्रैटेजी बोलेंगे, इसको सादा सादा स्ट्रैटेजी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे ओवरऑल स्ट्रैटेजी। क्या बोलेंगे? ओवरऑल स्ट्रैटेजी। बेस्ड ऑन ओवरऑल स्ट्रैटेजी द ऑडिटर डिजाइंस द डिटेल्ड प्लान। क्या बोलेंगे? डिटेल्ड प्लान। अगर ये दो स्टेटमेंट हम बाय हार्ट कर जाएंगे तो हमको पता चलेगा द स्ट्रैटेजी इज द फर्स्ट वेरी स्टेप ऑफ ऑडिटिंग। स्ट्रैटेजी इज द फर्स्ट वेरी स्टेप ऑफ ऑडिटिंग। कि जो पहला स्टेप हम बोलते हैं ना वो स्ट्रैटेजी बनाना होता है। दिस इज ओवरऑल, देखो वर्ड्स पे भी ध्यान दो, ओवरऑल इसको हम लोग बोलते हैं दिस हैज अ वाइड स्कोप। एक बाउंड्री लाइन क्रिएट करते हैं, एक फ्रेमवर्क सेट करते हैं कि 10 डेज में ये ऑडिट कंप्लीट करेंगे। हम लोग लेके जाएंगे नीरवा को, हम लोग लेके जाएंगे विश्वा को, ध्रुवीज को, इनको लेके जाकर के हम ऑडिट करेंगे। व्हाट इज दिस? दिस इज अ स्ट्रैटेजी विच वी आर कर्विंग आउट कि ओके, अगर के लिमिटेड का ऑडिट करना है तो ये स्ट्रैटेजी है, इस हिसाब से चलेंगे। स्ट्रैटेजी बनने के बाद चलो ऊपर ऊपर से बाउंड्री पता चल गई, बट डोंट यू फील हमको एक एक एलिमेंट
एक एक एलिमेंट, ट्रांजैक्शंस, पॉलिसीज, कंपनी की पॉलिसीज, थ्रेट्स, इनका इंडिविजुअली भी प्लान बनाना पड़ेगा। अब वर्ड्स पे ध्यान दो, अब आपको ये एक चीज क्लियर हो जाएगी कि क्यों मैं प्लान को डिटेल्ड प्लान बोल रही हूँ। क्योंकि ये एक ऐसा प्लानिंग है जहाँ पे एक एक एलिमेंट को मद्देनजर रखते हुए हम प्लान बनाते हैं। अगर हम बात करें फिक्स्ड एसेट की, कि फिक्स्ड एसेट ऑडिट करना है, तो फिक्स्ड एसेट में कौन ऑडिट करेगा, कितने दिनों तक ऑडिट चलेगा, यहाँ पे हाई रिस्क है, क्या एज एन ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करेंगे, ये सब जो एज अ फिक्स्ड एसेट में अप्लाई करने वाली हूँ उसको बोलते हैं डिटेल्ड ऑडिट प्लान। क्या बोलेंगे? डिटेल्ड ऑडिट प्लान। चलो फटाफट क्या पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रैटेजी, प्लान एंड प्रोग्राम, जिसमें स्ट्रैटेजी होता है ओवरऑल स्ट्रैटेजी, हेंस स्टेप नंबर 1 है स्ट्रैटेजी। जिसमें प्लान होता है डिटेल्ड प्लान, हेंस स्टेप नंबर 2 इज प्लानिंग। अब स्टेप नंबर 3 पे आते हैं। स्टेप नंबर 3 कहता है प्रोग्रामिंग। व्हाट इज प्रोग्रामिंग? ये जो स्ट्रैटेजी बनाई, ये जो प्लान बनाया, उसको इंप्लीमेंट करना, दैट इज प्रोग्रामिंग। अगर हम ये सारे प्लान बना करके ऐसे ही रहने देंगे, प्लान बनाने के बाद सिर्फ पेन पेपर कागज पे लिख देंगे बट उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो क्या आपको लगता है कि हमारा ऑडिट फ्रूटफुली कंप्लीट होगा? जैसे हम सोच रहे हैं वो एग्जीक्यूट हो पाएगा? नहीं ना। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, समझ में आता? पक्का? श्योर 100%? तो ये तीनों वर्ड्स मिला करके अभी वाला हमारा चैप्टर है। चैप्टर बात कर रहा है स्ट्रैटेजी, प्लान एंड प्रोग्राम। स्ट्रैटेजी बोले तो ओवरऑल, मतलब ऊपर ऊपर से एक बाउंड्री लाइन फ्रेम सेट कर दो। बाउंड्री लाइन सेट होने के बाद एक एक एलिमेंट को मद्देनजर रखते हुए डिटेल्ड प्लान बनाओ। अरे भैया, ये प्लान और स्ट्रैटेजी हो जाने के बाद कुछ एग्जीक्यूशन भी तो करो, दैट इज प्रोग्रामिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन। मेकिंग सेंस? इजी? यस? ओके। अब थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स पे जाते हैं। ये जो इनिशियल टाइम रहेगा ये चैप्टर का, मैं आपको पूरा ही चैप्टर ओवरव्यू कराऊंगी, पूरा ही चैप्टर ईच एंड एवरी कंसेप्ट से परिचित कराऊंगी आपको। एंड वो कंसेप्ट परिचित होने के बाद वील गो इनटू द सार एंड वील हैव अ मार्किंग, एंड मैं वहां पे मार्किंग देने वाली हूँ, ये PEQ है, इसको बाय हार्ट करना है एंड स्टफ। ठीक है, तो अभी पूरा ही समझ लेंगे, फिर अंडरलाइन करेंगे और बाय हार्ट करेंगे। यस, मेक सेंस? आगे बढ़े? ओके, चलिए। अब अगर हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी की एंड प्लान की, प्रोग्रामिंग अभी के लिए मैं होल्ड करती हूँ, एंड प्लान की, तो आपको क्या लगता है दीज आर अ डिफरेंट फेज ऑफ ऑडिट? मतलब पहले स्ट्रैटेजी होगा फिर प्लान होगा, स्ट्रैटेजी का कोई रोल नहीं होगा प्लान में, प्लान का कोई रोल नहीं होगा स्ट्रैटेजी में, ऐसा? ये दोनों अलग अलग फेज है, डिफरेंट फेज ऑफ ऑडिटिंग, हाँ या नहीं? सोच, डिफरेंट है या डिफरेंट नहीं है? यस, यस, परफेक्ट। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये लोग एकदम ही ये लोग ऐसा नहीं है कि यार एकदम ही इंडिपेंडेंट है, स्ट्रैटेजी बन गई साइड में रख दो, प्लान बन गया साइड में रख दो, नो। दे आर, वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, दे आर बेस्ड ऑन ईच अदर, यस, दे आर इंटरलिंक्ड, दे आर इंटरलिंक्ड। सो इसका पास्ट एग्जाम क्वेश्चन आया हुआ है, वो बोलता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रैटेजी एंड प्लान? हम कहेंगे वैसे तो स्ट्रैटेजी एंड प्लान अलग अलग फेज है, दोनों डिफरेंट फेज ऑफ ऑडिट है। ऑफ ऑडिट है, बट स्ट्रैटेजी और प्लान आर इंटरलिंक्ड या फिर इंटरडिपेंडेंट कंसेप्ट। मैंने कहा क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड मुझे कहता है चेंज इन वन
one will lead to consequential change in another. Consequential change in another. इसका क्या मतलब हुआ, चलो समझते हैं। देखो वो कहता है कि अगर प्लान में चेंज आया, हम लोगों ने स्ट्रैटेजी बना ली, उसके बाद प्लान करके उसको इम्प्लीमेंट कर रहे थे, फिर पता चला कि नहीं 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 नहीं, प्लान को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, प्लान को रिवाइज करने की ज़रूरत है। अगर प्लान को रिवाइज करने की ज़रूरत है और हम लोग ने प्लान में मॉडिफिकेशन लाया, अगर प्लान में मॉडिफिकेशन लाया है तो तुमको क्या लगता है स्ट्रैटेजी वैसी की वैसी बनी रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे? हमको जाना पड़ेगा ना, रेट्रोस्पेक्टिवली स्ट्रैटेजी में भी चेंजेस लाना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, व्हाट इज दिस? दैट इज चेंज इन वन will lead to consequential change in another. अगर हिंदी में बोलने जाए, एक के वजह से दूसरे में भी चेंज आना, that is consequential change. Hence we can conclude that they are interlinked, interdependent phase of audit. Phase of audit. समझता है इतना? पक्का? ये सभी जो चीज़ मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, क्या आप आपके नोटबुक में उसे लिख रहे हो? मैं कई बार बोल चुकी हूँ, यस आई अंडरस्टैंड सार में ये सब दिया है, बट राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट माय डियर फ्रेंड्स। जब तक आप लिखित में इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, रफ नोट में एटलीस्ट अपने हिसाब से अपना सब कुछ लिखते नहीं जाओगे, फ्रूटफुल नहीं रहेगा। ट्राई जॉटिंग इट डाउन, गंदे हैंड राइटिंग में, रफ नोटबुक में लिखो, बट लिखना चाहिए। तो ये सब जो भी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बोर्ड पे, ये सब कुछ आपको भी नोट डाउन करते जाना है रफ नोटबुक में। यस, ओके, चलो, दैट्स गुड, दैट्स रियली गुड। तो क्या बात की उन्होंने? स्ट्रैटेजी, प्लान एंड प्रोग्राम। सबसे पहले हम लोगों ने बात की स्ट्रैटेजी होता है ओवरऑल, प्लान होता है डिटेल्ड, फिर कहा प्रोग्राम होता है इम्प्लीमेंटेशन। फिर एक नया कंसेप्ट आया कि अच्छा ये तीनों अलग अलग है। हमने कहा नहीं नहीं, वैसे सिर्फ देखने में अलग अलग है बट इंटरलिंक्ड है। अगर एक में चेंज करोगे तो दूसरे में अपने आप रिपरकेशंस, हम लोग बोलते हैं ना रिपरकेशन, एक में चेंज होने की वजह से सब्सिक्वेंटली कॉन्सिक्वेंशियल चेंज आएगा। कूल, ओके। नेक्स्ट, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स में उन्होंने एडवांटेजेस दिए हैं। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। मैम किसके दिए हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस? सबके, स्ट्रैटेजी के, प्लान के एंड प्रोग्राम के। ये हम लोग बुक में जाकर के एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, मैं आपको अभी ओवरव्यू देती हूँ, समझो। कई बार हम लोग बोलते हैं फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल, ऐसा कुछ सुना है? फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। अगर आपने अभी तक प्लान नहीं किया कि हाउ विल यू बी क्रैकिंग द नेक्स्ट फोर्थकमिंग अटेम्प्ट, ये अटेम्प्ट को कैसे क्रैक करना है, किस हिसाब से पढ़ाई करनी है, कब, कौन से टाइम पे, कौन सा सब्जेक्ट, कितना टाइम लेगा, क्या बुक से पढ़ाई करनी है, ये अभी तक अगर आपने प्लान नहीं किया तो इट इज हाई टाइम प्लान कर लो। क्यों मैम? क्योंकि जैसे जैसे प्लान करते जाओगे वैसे वैसे आप एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाओगे कि ठीक है ये अकाउंट्स का डन हो गया, ये मटेरियल फॉलो करना है, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, लॉ हो गया है, ये ऐसा हो गया। नाउ व्हाट इज दिस? दैट इज योर प्लान, दैट इज योर ओन प्लानिंग। सिमिलर लाइंस पे ऑडिटर खुद भी ऑडिट कैसे करना है उसको प्लान करता है, ठीक है? ऑडिटर खुद भी ऑडिट कैसे करना है उसको प्लान करता है। इसके क्या क्या एडवांटेज है? टाइमली कंप्लीशन हो जाएगा तुम्हारा ऑडिट। नेक्स्ट, अगर कोई हाई रिस्क एरिया है जहाँ पे तुमको लगता है कि अरे यार ये तो बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, प्लान किया होगा ना, तो डिफिकल्ट सब्जेक्ट के लिए आप ज़्यादा टाइम अलॉट कर सकते हो। कोऑर्डिनेशन की जहाँ ज़रूरत है वहाँ कोऑर्डिनेशन कर सकते हो। अगर प्लानिंग होगा तो अप्रोप्रिएट डीएसआर कर सकते हो, डायरेक्ट सुपरवाइज रिव्यू कर सकते हो। सो व्हाट इज दिस? दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ प्लान, मतलब एडवांटेजेस ऑफ प्लान, ठीक है? तो वैसे ही एडवांटेजेस उन्होंने सारों के दिए हैं, थोड़े बहुत स्ट्रैटेजीज के लिए दिए जो कॉमन पॉइंट्स में है, प्लानिंग के लिए दिए है, दिस इज अ पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, बेनिफिट्स ऑफ प्लान, एंड थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग के लिए दिया है, ठीक है? इतना समझता है? पक्का? श्योर? आगे बढ़े।
यस, ओके। नेक्स्ट कंसेप्ट आप समझिए। एक बार हम लोगों ने प्लान बना लिया। क्या किया? प्लान बना लिया। अब प्लान बनाने के बाद अगर मुझे प्लान में कोई रिवीजन करना है, कोई चेंज करना है, तो क्या प्लानिंग में रिवीजन या चेंज कर सकते हैं या नहीं? मैम एक बार प्लान बन गया ना, बस अब टस से मस नहीं होना, जो बनाया उसी से काम करना, ऐसा कि प्लान में चेंजेस कर सकते हैं? क्या लगता है आपको? कैन बी रिवाइज्ड, कैन बी चेंज्ड, यस, ओके। अगर मैम चेंज नहीं हो पाता तो फिर ये वाला पॉइंट का मतलब नहीं था ना, चेंज इन वन विल लीड टू कॉन्सिक्वेंशियल चेंज इन अनदर, है ना? अब समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिख रही हूं मैं यहाँ पे। प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस फेज एंड not a discrete phase. And not a discrete phase. छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। समझिए, अगर प्लानिंग हुआ है, ठीक है, आज आप एक माउंटेनियरिंग कर रहे हो, ट्रैकिंग वैकिंग की है, ट्रैकिंग कर रहे हो, माउंटेनियरिंग कर रहे हो, चलो ये सब कुछ भी ना किया हो तो कोई यात्रा की है, ऐसे डूंगर पे मंदिर है तो वहां पे चढ़ने जा रहे हो, गिरनार, पालीताना, समत शिखर जी, वैष्णो देवी, ऐसा कुछ किया है? ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग, ऐसा कुछ भी कभी भी? यस। कई बार ऐसा होता है कि whenever we start mountaineering, we start trekking, we start walking, we make a plan. हम 4 बजे चलना स्टार्ट करेंगे, अराउंड 8-9 बजे तक भगवान के धाम में पहुंच जाएंगे, मंदिर में पहुंच जाएंगे या वैष्णो देवी के टेम्पल पहुंच जाएंगे। फिर 10 बजे ये दर्शन वर्शन करके प्रसाद वरसाद लेकर के देन वील कम डाउन बाय अराउंड 11-11:30 वील बी डाउन अगेन। ऐसा सब प्लानिंग करके हम लोग ने चढ़ना चालू किया। अब जब भी हम लोग ने चढ़ना चालू किया है वो माउंटेन को, या ट्रैक करना चालू किया, ट्रैकिंग करना चालू किया है, इन बिटवीन अगर कोई अनसर्टन सर्कमस्टांस हो जाए, हमको लगाने लगे कि यार वी आर वेरी टायर्ड, बहुत पैर दुख रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे कि 2-5 मिनट रेस्ट ले लेते हैं देन वील स्टार्ट वॉकिंग? कि ऐसा करोगे? नहीं नहीं नहीं, प्लान में तो ऐसा बैठने का लिखा ही नहीं था, नहीं नहीं बैठना नहीं है, बैठना नहीं है, चलते रहो चलते रहो, बोलो जय माता दी जय माता दी, ऐसा करते रहोगे क्या? नहीं मैम, दीज आर द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। जहाँ पे भी मुझे कोई नया एविडेंस मिले, जहाँ पे भी मुझे कोई सस्पिशियस एक्टिविटी पता चले, अगर ऐसा कुछ पता चलता है तो देर विल बी अ रिविजन इन प्लान, देर विल बी अ रिविजन इन प्लान एंड दैट इज होल हार्टेडली वेलकम, उसमें कोई मनाही नहीं है। सो दैट इज अ वेरी फर्स्ट पॉइंट। बोलता है प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस फेज एंड नॉट अ डिस्क्रीट फेज। डिस्क्रीट का मतलब होता है वंस मेड लॉग्ड फॉर ऑल। बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, नॉट अ डिस्क्रीट फेज, वो कंटिन्यूअस चलते रहेगा क्योंकि उसमें रिविजन्स आते रहते हैं। तो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? बोलता है प्लानिंग में रिविजन्स आ सकते हैं। इतना समझता है? एग्जाम्पल क्लियर है? आगे बढ़ूं? चलिए, पॉइंट नंबर 2, द सेकेंड रीजन फॉर दिस। समझिए, अगर आपने कोई एक असाइनमेंट कंप्लीट किया है, जैसे कि आपने के लिमिटेड का ऑडिट करना कंप्लीट कर लिया है, ठीक है,
ये के लिमिटेड का ऑडिट करना कंप्लीट कर लिया। के लिमिटेड के ऑडिट करने के बाद जब भी आप दूसरे, से फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे हो एस लिमिटेड का ऑडिट करने के लिए, आप जा रहे हो एस लिमिटेड का ऑडिट करने के लिए। अब ये एस लिमिटेड का ऑडिट करने के लिए आप क्या सेम प्लान यूज करोगे जो के लिमिटेड के लिए बनाया था? हाँ मैम, प्लान एक बार बना लिया ना, क्या बार बार प्लान थोड़ी बनाते रहेंगे, जिंदगी भर प्लान ही थोड़ी बनाते रहेंगे। क्या करोगे, सेम यूज करोगे या ऑल्टरेशन आएगा, चेंजेस या रिविजन आएगा? प्रैक्टिकली मुझे पता है आप ये बोलने वाले मैम कोई रिवाइज नहीं करता, बट थियोरेटिकली मुझे बताओ। एब्सोल्युटली, वंस असाइनमेंट इज कंप्लीटेड, ये वाला असाइनमेंट कंप्लीट हो जाता है, दूसरा जब भी आप असाइनमेंट स्टार्ट करोगे अगेन दैट विल स्टार्ट विद प्लानिंग। सो इट इज अ वन राउंड सर्कल। ऑडिटर हमेशा प्लानिंग से स्टार्ट करता है, लेक्चर खत्म गया, असाइनमेंट खत्म होने के बाद जब भी दूसरा असाइनमेंट स्टार्ट करता है तो फिर से प्लानिंग से स्टार्ट करता है। प्लानिंग प्लानिंग मेकिंग सेंस? ठीक है, तो वंस एन असाइनमेंट इज कंप्लीटेड, येट जब भी दूसरा असाइनमेंट स्टार्ट करेंगे हम लोग प्लानिंग से ही करेंगे। इट इज़ नॉट अ डिस्क्रीट फेज, एक बार प्लान बना लिया वही प्लान सारे कंपनी, सारे इंडस्ट्री, सारे फर्म्स के लिए यूज करेंगे, नहीं। एवरी टाइम द न्यू असाइनमेंट अगैन विल स्टार्ट विथ प्लानिंग। Hence, because of these two reasons, we can state that planning is a continuous phase and not a discrete phase. Yes, समझता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन, इस पे कई बार ट्रू और फॉल्स मतलब करेक्ट इनकरेक्ट आ चुका है, कई बार ऐसे डिस्क्रिप्टिव आंसर आ चुके हैं, एक्सप्लेन व्हाई। तो तुमको ये 2 लाइन में से समझाना है, ये 2 लाइन में समझाना है, 4 मार्क का आंसर रेडी। समझता है इतना? पक्का? श्योर? 100%? ओके, मेरा और एक डाउट है, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि मैम डिफरेंट कंपनी है तो डिफरेंट प्लान होगा, ठीक है, डिफरेंट कंपनी है तो डिफरेंट प्लान होगा। वेट, अगर सेम कंपनी है, आपने के लिमिटेड का ऑडिट किया फॉर द ईयर 18-19 लिखते हैं, फॉर द ईयर 18-19, आपने ऑडिट किया फॉर द ईयर 19-20, अब आपको ऑडिट करना है फॉर 2021, सेम कंपनी है, तो क्या तीनों साल के लिए प्लान सेम रहेगा? अब तो मैंने कंपनी भी नहीं बदली, अगर आप मुझे कह रहे हो कि मैम डिफरेंट कंपनी डिफरेंट प्लान, ये सेम कंपनी है, विल द सेम प्लान वर्क फॉर एवरी ईयर, बाय ईयर एंड ईयर, ऐसा चलता रहेगा? हाँ या नहीं? एब्सोल्युटली नहीं। यहाँ पे भी भले वो कंपनी सेम हो या कंपनी डिफरेंट हो, आप जब भी नया एंगेजमेंट असाइनमेंट स्टार्ट करोगे, नए साल का ऑडिट करना स्टार्ट करोगे, आपको प्लानिंग से ही करना है। सो प्लीज़ आप ये मत सोचिए कि मैम दूसरी कंपनी है इसके लिए प्लान नया है, अगर वो कंपनी सेम भी होती ना फिर भी प्लान नया होता। समझता है? पक्का? तो चलो चलो मेरे साथ साथ ये स्टेटमेंट दोहराएंगे, क्या बोलेंगे? प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस फेज एंड नॉट अ डिस्क्रीट फेज। चलो 5 टाइम्स रिपीट करो, प्लानिंग इज अ continuous phase and not a discrete phase. Planning is a continuous phase and not a discrete phase. Planning is not a discrete phase but it is a continuous phase. चलो लास्ट 2 बार फिर से फटाफट। Planning is a continuous phase, not a discrete phase. Last time. Planning is a, अरे भाई बोला ना, कंटिन्यूअस फेज एंड नॉट अ डिस्क्रीट फेज। याद रहेगा? पक्का? श्योर? आगे बढ़े? ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं विद अ वेरी नेक्स्ट कंसेप्ट। अब समझिए, मैंने आपको कुछ स्ट्रैटेजी के बारे में बताया, कुछ प्लान के बारे में बताया, अब कुछ चीज़ें मैं आपको प्रोग्राम के बारे में बताती हूँ, ठीक है? थर्ड पार्ट पे आ गए हैं, तीसरा पड़ाव।
दैट इज प्रोग्राम। अब देखिए, से फॉर एग्जाम्पल आज हम लोग ने कोई प्लान बनाया, कोई स्ट्रैटेजी बनाई, उसको इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। ऐसे 300 कहता है प्लानिंग करनी चाहिए, प्रोग्रामिंग करनी चाहिए, अच्छी बात है। बट हमारे क्लास में ये जो मिस्टर विनोद है ना, मिस्टर विनोद, हाँ ये वही मिस्टर विनोद, आकाश का बेस्ट फ्रेंड, ये जो मिस्टर विनोद है ना, ये ऑडिट में इनएफिशिएंट है। उनको खुद को कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं। मतलब उनको मैं अगर बोलूँ ना कि ये प्रोसेस है, इसको ऐसे चेक करना, उनको बिल्कुल भी नहीं आता ही नहीं है मैम। ऑडिट के लेक्चर बंक मार करके बस टाइम पास करते थे। इसके वजह से अगर ये कोई भी कंपनी का ऑडिट करना स्टार्ट करेंगे, एंड बिकॉज जो एंगेजमेंट पार्टनर है वो उनको प्रोग्राम प्लान बना करके देंगे, तुमको क्या लगता है मिस्टर विनोद अपना दिमाग कहीं पे भी यूज करेंगे? नहीं मैम, ये सब लिखा लिखाया सा है, मैं वही फॉलो कर दूंगा। और ये फॉलो करने के बाद उनको तो लगेगा अरे यार मैं तो महान, मैं तो शाना, ऐसा लगेगा उनको। ऑल इन ऑल यहाँ पे जो इनफेक्टिव आर्टिकल्स रहेंगे ना, इनएफिशिएंट आर्टिकल्स रहेंगे ना, दिस प्रोग्राम विल बी अ शील्ड फॉर देम। हम लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि कौन किस हिसाब से बेटर परफॉर्म कर सकता है इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल जजमेंट। ये तो क्या लिखा लिखाया है, इतना ही करो, इतना ही प्रोसीजर्स अप्लाई करो, एविडेंसेस इकट्ठा करो, खत्म। दिस विल क्रिएट द वर्क बीइंग मोनोटोनस। दैट इज अ डिसएडवांटेज। एडवांटेजेस में तो है बहुत कुछ कि ठीक है एक प्लान रहेगा, कंप्लीटनेस मेंटेन होगी, वो सब ठीक है, बट डिसएडवांटेज भी है, इट इज एज गुड एज स्पून फीडिंग। सब कुछ अगर हम ही करके दे रहे हैं कि ऐसा प्लान है, जा करके बस इतना इतना चेक कर लो, यही एविडेंस, तो आर्टिकल्स या ऑडिट फील्ड पे जो लोग हैं वो अपना दिमाग लगाएंगे ही नहीं। जहां हम चाहते हैं कि अलर्ट रहना, अब अलर्ट रहना एक ऐसी काबिलियत है जो पेपर पे लिखी नहीं जाएगी, वो अपने आप इनबिल्ट होनी चाहिए। आज मैं आप सभी को बोलती हूँ कि प्लीज बी डिसिप्लिन्ड इन द क्लास। ये वर्ड डिसिप्लिन शब्दों में लिखा नहीं जाएगा, ये डिसिप्लिन एक्ट करना होगा। इट विल कम ओवर योर्स। जिस हिसाब से आप सालों से हो, बिहेव कर रहे हो, उसी हिसाब से होगा। ये 6 महीने में कुछ नया नहीं हो जाने वाला। तो मैम करें तो क्या करें? है तो सही ये डिसएडवांटेज, समझ रहे हो? ये डिसएडवांटेज है तो सही, अब क्या करें? अब वो लोग बोलते हैं कि देखो डिसएडवांटेज तो है, काम मोनोटोनस हो जाएगा, पेपर पे लिखा होगा, तो ये जो इनफेक्टिव लोग हैं ना, इसके बाहर कुछ सोचेंगे ही नहीं, जो है वो इतना ही ऑडिट करके आएंगे, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्लाई नहीं करेंगे, अलर्ट नहीं रहेंगे। तो उसके लिए करे तो क्या करें? उन्होंने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है। सबसे पहला, पार्टिसिपेटिव अप्रोच रखो। पार्टिसिपेटिव अप्रोच रखो, मैंने कहा ये क्या होता है? बोलता है आप हर एक आर्टिकल्स को मौका दो, एम्प्लॉयज को मौका दो कि आप क्या चाहते हो, कैसे चेकिंग करना चाहिए, आप बताओ इसके एरिया में क्या करें, यू ऑल टेल मी, आपको क्या लगता है? इसका मतलब होता है पार्टिसिपेटिव अप्रोच। कई बार मैं लेक्चर में करती हूँ, आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, व्हाट इज दिस? इज पार्टिसिपेटिव अप्रोच। अगर सब कुछ वन साइडेड से बताया जाएगा ना, इट विल जस्ट बी टेकन, दैट विल किल द एबिलिटी टू थिंक। क्योंकि हाँ ठीक है ना मैम बता देंगे, वो एबिलिटी किल हो जाएगी। हेंस मुझे स्टैंडर्ड कहता है प्लीज कीप अ पार्टिसिपेटिव अप्रोच, लेट देम ऑल्सो let them also play a role in making up the plan, strategizing the things, let them also be involved. सेकेंड पॉइंट कहता है ask the employee, staff, engagement team to be open minded, to be open minded. What do we mean by the word to be open minded? समझो, अगर आज मैंने पेन पेपर पे 5 चीजें लिख करके दी है कि फिक्स एसेट चेक करना है, इसको ऐसे फिजिकली वेरीफाई करना है, मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है, ऐसे 5 चीजें लिख करके दी। अब मैंने मेरे सारे आर्टिकल्स को, जैसे मैं लेकर गई थी नीरवा, विश्वा, भाविन, भाविक, इन सबको लेकर के गए। अब इन सबको बोला कि बेटा ये 5 चीजें तो करनी ही करनी है, बट इसके अलावा भी अगर आपको कोई इंटीमेशन आ रहा है,
कोई सस्पिशन आ रहा है तो आप अपने हिसाब से जो प्रोसीजर लगाना है वो लगा दीजिए. सो दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट. सिर्फ इतना करना है ऐसा नहीं है. इट इज नॉट सिर्फ, इट इज जस्ट अ पार्ट. इसके अलावा भी कुछ एडिशन करना है आपको तो आप बिंदास एडिशन कर सकते हो. मेकिंग सेंस? पक्का? श्योर? 100% यस. तो क्या है ये चैप्टर में, मैंने आपको क्या क्या समझाया. क्या है ये चैप्टर में? ये चैप्टर में कुछ चीज़ें हैं जो स्ट्रैटेजी के नाम पे हम पढ़ेंगे कि कौन से रिसोर्सेज को यूज़ करें, कितने टाइम तक ऑडिट करें, क्या बेनिफिट्स है, क्या डिसएडवांटेजेस है, ये पढ़ेंगे. फिर प्लानिंग के बारे में जब बात करेंगे, बोलेंगे कि प्लानिंग और स्ट्रैटेजी इंटरलिंक्ड है. इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड नॉट अ डिस्क्रीट प्रोसेस. फिर प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे, वहाँ पे भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे. और प्रोग्राम में ना एक नहीं, दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेसिकली. मोस्ट इंपॉर्टेंट, A is constructing program और B developing program. ठीक है. प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, प्रोग्राम को डेवलप कैसे करना है, ये एक आंसर आने वाला है इंडिविजुअली आपको बुक में. तो इन दोनों आंसर को हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट बाहर करेंगे. ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. ओके. इसके बाद ये चैप्टर में एक छोटा सा और कंसेप्ट है. व्हाट इज इट, बताती हूँ मैं आपको. देखो, ये जो मैं आपको ये चीजें अभी अभी जो मैंने बात की, ये स्ट्रैटेजी, प्लान एंड प्रोग्राम, दिस इज ऐसे 300. ठीक है. दिस इज ऐसे 300. इसके अलावा एक और कंसेप्ट है इसमें जो कि है SA 320. क्या है SA 320? ओके. सो व्हाट इज 320 ऑल अबाउट? क्या है 320? आई टेल यू. 320 इज मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑडिट. सो बेसिकली 300 जहाँ पे हम लोग प्लान, स्ट्रैटेजी, प्रोग्राम ये सब कर लेंगे, उसके बाद ये चैप्टर हमको सिखा रहा है कि ये जो प्लानिंग आप करने वाले हो ना, ये मटेरियलिटी को मद्देनजर रखते हुए करना. मैंने कहा क्यों? मैं मेरे हिसाब से प्लानिंग करना चाहती हूँ. उन्होंने बोला कि मैम, अगर आप इम्पॉर्टेंट एरिया को फोकस कर रहे हो तो ज़्यादा बेटर होगा. अगर छोटे छोटे चिंदी चिंदी एरियाज में आपने प्रोसीजर्स अप्लाई कर लिए, टाइम ख़त्म हो गया, ऑडिट का टाइम जो था परफॉर्म करने का वो ख़त्म हो गया, इन दैट केस आपको ऑडिट रिस्क या फिर आपको ऐसा लगने लगेगा कि आपने सफिशिएंट एविडेंस इकट्ठा नहीं किया. आपको ये ध्यान रखना है कि जो मटेरियलिटी है वो आप सेट कर लो, जो अमाउंट है जो आपको लगता है विच इज सिग्निफिकेंट, which is significant, which is important. Which is important, आप इनको ध्यान रखो. And based on this significance, based on this importance, आप आपका ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करो. मेकिंग सेंस? पक्का? श्योर? ओके. सो दैट इज मटेरियलिटी. अब मैं इतनी बार बोल चुकी कि मटेरियलिटी सेट करो, मटेरियलिटी सेट करो, मटेरियलिटी सेट करो. ये मटेरियलिटी सेट कैसे करेंगे? हाउ विल वी अंडरस्टैंड कि कौन सा अमाउंट इंपॉर्टेंट है? हमको कैसा पता चलेगा कि कौन सा अमाउंट सिग्निफिकेंट है? उसके लिए ऐसे 320 ने हमको एक फॉर्मूला दे करके रखा है. वो कहता है कि मटेरियलिटी विल बी डिराइव्ड कि ये नंबर जो है ना विल बी डिराइव्ड बाय अप्लाइंग अ सिलेक्टेड परसेंटेज बाय सम परसेंटेज. एक परसेंटेज अप्लाई करो. मैंने कहा किस पे करना है परसेंटेज अप्लाई? बोलता है अप्लाई परसेंटेज ऑन बेंचमार्क. मैंने कहा नहीं समझा यार, क्या कहने की कोशिश करते हो? तो मुझे स्टैंडर्ड ने बोला कि मैम आप के लिमिटेड का ऑडिट करने जा रहे हो. मैंने कहा हाँ. बोलता मैम के लिमिटेड में सेल्स कैसा है? मैंने कहा ठीक है, इतना कुछ ज़्यादा है नहीं. बोले के लिमिटेड इन्वेस्टमेंट कर रहा है? मैंने कहा हाँ. बोले इन्वेंट्री कैसा? मैंने कहा इन्वेंट्री ही सबसे मेजर पार्ट है बैलेंस शीट में. तो
अब वो बोलते कि ठीक है, सेल्स को कंसिडर मत करो, इन्वेस्टमेंट को कंसिडर, इन्वेंट्री का जो अमाउंट है ना उसको आप बेंचमार्क कंसिडर कर लो। मैंने कहा ठीक। बोलते कितना है इन्वेंट्री का वैल्यू? मैंने कहा 3,500 करोड़ रुपए ओनली। बोलते ओके, इस बेंचमार्क पे आप एक परसेंटेज अप्लाई करो, आपको क्या लगता है कितना परसेंटेज ऑफ दिस 3,500 करोड़ रुपए विड बी इंपॉर्टेंट? मैंने कहा यार इसका तो आधा टका भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा यार, 0.5% विल ऑल्सो भी इंपॉर्टेंट फॉर मी। आपको समझा? अब वो बोल रहे कि हाँ मैम, अब अप्लाई 0.5% टू 3,500 करोड़ रुपीज, ये जितना अमाउंट आया दिस इज मटेरियलिटी। ये जो अमाउंट है वो हम कह सकते हैं दिस इज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट। जो भी मिसस्टेटमेंट या फिर जो भी गड़बड़ है ना वो इससे ज्यादा तो नहीं होनी चाहिए। सो व्हाट इज मटेरियलिटी? व्हाट इज मटेरियलिटी? Materiality will be derived by applying certain percentage to a chosen benchmark. So basically what is materiality? Materiality is application of certain percentage to a chosen benchmark. मैम ये बेंचमार्क कैसे सिलेक्ट करेंगे? हमको कैसा पता चलेगा कि बेंचमार्क ये इन्वेंट्री बेंचमार्क है? इन्वेंट्री बेंचमार्क सिलेक्ट करने के लिए दे हैव गिवन यू फैक्टर्स टू कंसिडर, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड while selecting benchmark. ठीक है, तो जब भी आप बेंचमार्क सिलेक्ट कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रख करके बेंचमार्क सिलेक्ट करना है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसका की कोड है विनस। मैम ये परसेंटेज कैसे सिलेक्ट करेंगे? आपने तो बोल दिया 0.5% इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दैट इज प्योरली अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। प्रोफेशनल जजमेंट। सो हाउ मटीरियलिटी इज डिटरमाइंड? चलो चलो डेफिनेशन मेरे साथ साथ। हाउ मटीरियलिटी इज डिटरमाइंड? मटीरियलिटी इज डिटरमाइंड बाय अप्लाइंग a chose a set of percentage to a chosen benchmark. Ma'am, how benchmark is determined? Benchmark is determined on the basis of Venus. अब ये Venus क्या है मैं बताऊंगी आपको। Ma'am, how percentage are determined? Percentages are determined on the basis of professional judgment. समझता है इतना? पक्का? श्योर? कोई डाउट्स, कोई क्वेरीज अब तक? आगे बढ़े? हाँ जी, ओके। एक छोटा सा कंसेप्ट मैं समझा देती हूँ फिर हम लोग आगे बढ़ देंगे। देखो अभी के लिए जो आपके पास मटेरियलिटी आया ये नंबर में आया है, ये नंबर में मटेरियलिटी आया है, तो मैं ये कह सकती हूँ मटेरियलिटी इज क्वांटिटेटिव क्योंकि नंबर में आया है। कैन इट ऑल्सो बी क्वालिटेटिव? क्वेश्चन ये है मेरा, कैन मटेरियलिटी बी क्वालिटेटिव? बोलो, क्वालिटेटिव मटेरियलिटी हो सकता है? नंबर्स में तो समझा कि बड़ा अमाउंट है, बट क्या क्वालिटी वाइज हो सकता है ऐसा? यस यस यस, द आंसर इज यस। मैम कैसे? मैं बताती हूँ। देखिए अगर हम ऑडिट करने गए हैं के लिमिटेड का, अब के लिमिटेड में बाय मिस्टेकली हम लोगों ने अथॉरिटी दे दी है आकाश को। आकाश हमारे क्लास का विलन बन गया अभी। हमने अथॉरिटी दे दी है आकाश को। आकाश को बोला बॉस आप ना के लिमिटेड पूरा पूरा संभालो। अब अगर हम सब, हमारी टोली संघवीज एंड एसोसिएट्स, अगर हम बीइंग ऑडिटर के लिमिटेड को ऑडिट करने जा रहे हैं, अब अगर मुझे पता चलता है आकाश संभाल रहा है सेल्स, अब मैं बोलूंगी बॉस सेल्स तो पूरा पूरा लोचे में रहेगा, क्यों? आकाश संभाल रहा है और आकाश की तो इंटीग्रिटी पे मुझे सीरियसली स्टार्टिंग से डाउट है। अब हम लोग बोलेंगे कि यार सेल्स पूरा पूरा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है क्योंकि आकाश संभाल रहा है।
तो हियर मटेरियलिटी मैंने नंबर में नहीं मेंशन किया, सेल्स का छोटा भी अमाउंट होगा ना फिर भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा है, यहाँ पे रिस्क होने के चांसेस ज़्यादा है। समझ में आता है? यस। सो मटेरियलिटी कैन बी क्वालिटेटिव, इट कैन ऑल्सो बी क्वांटिटेटिव। मेकिंग सेंस? पक्का? ये चैप्टर का पूरा ओवरव्यू आ गया है आपको। क्या पढ़ना है? स्ट्रैटेजी, प्लान, प्रोग्रामिंग, फिर मटेरियलिटी। ये 4 चीज पढ़ेंगे और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यस, अंडरस्टूड। सो चलिए अब हम इस चैप्टर को किताब में से पढ़ना शुरू करते हैं, ऑडिट सार में से पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द ब्रीफ अबाउट द चैप्टर, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं विथ द सार। दैट इज ये 3 चीजें हमको पढ़नी है, स्ट्रैटेजी, प्लान, प्रोग्राम एंड मटेरियलिटी। ठीक है, अभी सबसे पहला कंसेप्ट जो मैंने आपको परिचित करवाया था वो था डेवलपिंग ओवरऑल स्ट्रैटेजी। ओवरऑल स्ट्रैटेजी के बाद डेवलपिंग डिटेल्ड प्लान एंड देन प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब मैंने तुमको स्टार्टिंग में ही बताया था दीज 2 कंसेप्ट्स ऑफ स्ट्रैटेजी एंड प्लान आर इंटरलिंक्ड कंसेप्ट्स, आर interlinked concepts. The change in one will lead to consequential change in other. कुछ याद आ रहा है? Will lead to consequential change in other. Making sense? Easy? Okay. Now, सबसे पहली बात मैम आपने बता तो दिया इंट्रोडक्शन में कि हम डेवलप करेंगे ओवरऑल स्ट्रैटेजी। अब ये स्ट्रैटेजी को डेवलप कैसे करें, मतलब क्या क्या चीजें ये स्ट्रैटेजी बनाते वक्त हमें ध्यान रखनी है, ये भी बता दीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं। देखो, मैंने आपको सेशन में कहा था इट सेट्स आउट स्कोप। हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारा दायरा क्या रहेगा। आउटर बाउंड्री हम लोग ने एक सेट की थी कि ओके फाइन, इतना काम करेंगे, इतने रिसोर्सेस को लेके जाएंगे, ये टाइम पे ये काम करेंगे एंड स्टफ। ठीक है, ओके। तो देखिए, डायरेक्शंस, प्लान, गाइड्स टू डेवलप मोर डिटेल्ड प्लान, मतलब स्ट्रैटेजी के बेसिस पे हम लोग ज्यादा डिटेल्ड प्लान बना सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा ओके। अब ये स्ट्रैटेजी एस्टैब्लिश करने के लिए हमें क्या क्या मैटर्स डिटरमाइन करने हैं, मतलब स्ट्रैटेजी में क्या क्या मैटर्स हम लोग ऑलरेडी डिटरमाइन कर चुके होंगे। फर्स्ट, रिसोर्सेस क्या यूज होने वाली हैं। सेकेंड, रिस्क एरियाज क्या है, मतलब सबसे ज्यादा रिस्क कहाँ है। जो एरियाज में हमें रिस्क लग रहा है ऑब्वियसली उस एरियाज में हमें ज्यादा काम, ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। थर्ड, कितने अमाउंट का हमको रिसोर्सेस चाहिए होगा। एक मिनट मैम, हमारे पास रिसोर्स के नाम पे है क्या? सोना, चांदी, जवेरात, डायमंड, गोल्ड, ऐसा सब नहीं। मैंने जब भी आपको ऐसे 220 पढ़ाया था, मैंने ये चीज बताई थी आपको कि जब भी ऑडिटर रिसोर्स के बारे में बात करता है, ऑडिटर के पास रिसोर्स के नाम पे होता है क्या? टाइम और आर्टिकल। हाँ जी, आर्टिकल्स, टाइम, ये है हमारे पास इन फॉर्म ऑफ रिसोर्सेस। तभी हमको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि कितने आर्टिकल्स को असाइनमेंट के लिए भेजना है, कितना टाइम हम यूज कर सकते हैं ये असाइनमेंट को फुलफिल करने के लिए। देखो, हाउ द रिसोर्स आर मैनेज, डायरेक्ट एंड सुपरवाइज्ड। ये देखो, यही चीज मैंने आपको बोला था कि जो भी स्ट्रैटेजी हम बनाएं उस स्ट्रैटेजी में हम एक चीज फिक्स करके रखेंगे कि कैसे हम आर्टिकल्स को डायरेक्शंस देंगे, सुपरवाइज करेंगे, ब्रीफिंग डीब्रीफिंग मीटिंग कंडक्ट करेंगे। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ब्रीफिंग एंड डीब्रीफिंग मीटिंग? समझिए, ब्रीफिंग मीटिंग का मतलब होता है जहाँ पे हम आर्टिकल्स को या फिर हमारे एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दे कि ये काम इस हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, दैट इज ब्रीफिंग मीटिंग। व्हाट इज डीब्रीफिंग मीटिंग? डीब्रीफिंग मतलब उनके तरफ से उनकी सुनवाई सुनना, उनको लगता है कि मैम ये इस हिसाब से करना चाहिए, उस हिसाब से करना चाहिए। अगर हमको कुछ सजेशन है कि नहीं 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 आकाश ऐसा नहीं काम करना है, नहीं 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 आकाश आप अननेसेसरी स्क्रीन को रिमोट कंट्रोल, रिमोट एक्सेस मत लीजिए, तो व्हाट इज दिस? दिस इज डीब्रीफिंग मीटिंग। ठीक है, सो क्या क्या चीज पढ़ी हम लोग? ओवरऑल स्ट्रैटेजी जब भी डेवलप करेंगे तो व्हाट ऑल मैटर्स वी विल टेक केयर अबाउट। सबसे पहला, रिसोर्सेस कौन से डिप्लॉय करने हैं। सेकेंड, कौन सा रिस्क एरिया है, अगर रिस्क एरिया है तो वहां पे एक्सपर्ट की जरूरत होगी। थर्ड, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस इन्वॉल्व। फोर्थ, हाउ द रिसोर्सेस आर मैनेज्ड एंड
हाउ दे आर गोइंग टू बी डायरेक्ट, सुपरवाइज्ड एंड रिव्यूड. ठीक है, ठीक. नेक्स्ट, हाउ द एंगेजमेंट पार्टनर रिव्यू आर गोइंग टू बी एक्सपेक्टेड एंड टेकन प्लेस. एक मिनट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड हाउ एंगेजमेंट पार्टनर रिव्यू आर एक्सपेक्टेड? ऐसा कुछ पढ़ा है आपने? बोलिए. एंगेजमेंट पार्टनर रिव्यू आर एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस. इसके लिए भी आप टाइमिंग थोड़ा ओवरऑल प्लानिंग करके रखो. व्हाट इज दिस? एब्सोल्युटली करेक्ट. दिस इज EQCR. दिस इज EQCR. यस, समझता है. तो क्या चीजें पढ़ी हम लोग ने? पढ़ा कि जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी डिटरमाइन करेंगे, ये ओवरऑल स्ट्रैटेजी डिटरमाइन करने में हम लोग क्या क्या चीजें, क्या क्या मैटर डिटरमाइन कर लेंगे. चलो फटाफट, आई एम गिविंग यू 1 मिनट का टाइम. ये 6 पॉइंट्स अभी के अभी बैठ होने चाहिए. व्हाट ऑल मैटर्स विल बी डिटरमाइंड. पॉइंट नंबर 1, क्या डिटरमाइन होगा? रिसोर्सेज टू बी डिप्लॉयड. पॉइंट नंबर 2, रिस्क एरियाज एंड कहाँ पे कौन से एक्सपर्ट को यूज करना है. पॉइंट नंबर 3, amount of resources to be utilized. Point number 4, how the resources are managed, direct and supervised. Point number 5, EQCR. Done? पक्का? श्योर? आगे बढ़े? ओके. ये स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करने में द ऑडिटर शैल आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंगेजमेंट and define the scope. एक मिनट वेट, what do we mean by the word define the characteristic of engagement? देखिए माय डियर फ्रेंड्स, एंगेजमेंट के नाम पे मैंने आपको खूब सारे एंगेजमेंट पढ़ाए. मैंने आपको बोला चार्टर्ड अकाउंटेंट एंगेज हो सकता है ऑडिट, फॉर अश्योरेंस, फॉर रिव्यू, फॉर रिलेटेड एक्टिविटीज, रिलेटेड सर्विसेज लिखते हैं. इतने सारे काम के लिए एंगेज किया जा सकता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को. अब जो पर्सन है उनको खुद को समझना पड़ेगा कि मुझे कौन से काम के लिए इन्होंने असाइन किया है. फर्स्ट डिफाइन द एंगेजमेंट. मैंने समझ लिया कि इन्होंने ऑडिट के लिए अपॉइंट किया है. अब स्कोप डिटरमाइन करो. स्कोप का मतलब क्या? आपको याद है वो ए से लेकर के एफ तक के पॉइंट, जी तक के पॉइंट गलत सहन नहीं करेंगे. वो डिटरमाइन करो कि हमारा एक्चुअली में काम क्या होने वाला है. दायरा मेंशन कर दो. अब सी फॉर एग्जांपल मुझे समझ गया है कि हम ऑडिट के लिए असाइन किया है एंड इस ऑडिट में फुल कंपनी का नहीं, सिर्फ कंपनी की जो गुजरात ब्रांच है, स्पेसिफिकली बोलने जाऊं तो राजकोट जो ब्रांच है, इस ब्रांच को ऑडिट करना है. राजकोट जो ब्रांच है उस ब्रांच को ऑडिट करना है. इसका मतलब होता है यू अंडरस्टैंड द स्कोप एंड यू डिफाइन कि तुम्हारा रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा. इसी के बाद तो तुम ओवरऑल स्ट्रैटेजी बना पाओगे ना. नेक्स्ट, अ सर्टेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एंगेजमेंट. ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अगर आप ऑडिट एज एन एंगेजमेंट कर रहे हो तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एकदम लल्लू क्वेश्चन पूछा ना. वेरी नाइस. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में हम लोगों ने बोला था टू एक्सप्रेस ओपिनियन. याद आ रहा है? टू एक्सप्रेस ओपिनियन. एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में हम लोगों ने बोला था टू प्रिवेंट डिटेक्ट फ्रॉड. ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करो. नेक्स्ट, कंसीडर द प्रोफेशनल जजमेंट. कंसीडर कि कहाँ कहाँ कौन से एरियाज में प्रोफेशनल जजमेंट हमको एक्सरसाइज करना होगा. कंसीडर द रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज. वेट, व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज? एक मिनट, ब्लैंक पेज लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद इस पे आते हैं. यहाँ पे लिखते हैं प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी. समझिए, आप जो भी कंपनी का ऑडिट करना स्टार्ट करोगे, आप जो भी कंपनी का ऑडिट करना स्टार्ट करोगे, सबसे पहले होता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर. क्या होता है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स. इसको हम कहते हैं
रैप करना, रैप, व्हाट इज रैप? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स के बाद होता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, जिसको हम शॉर्ट भाषा में कहते हैं फैप, FAP। अरे मैम ये क्या है, समझते हैं। ये है एंगेजमेंट एक्टिविटी, प्रिलिमिनरी को तो हटा देती हूँ मैं। ये है एंगेजमेंट एक्टिविटी, बेसिकली ये है प्रोसीजर्स। ये है प्रोसीजर्स। अब जरा ध्यान दीजिए, कोई भी कंपनी का ऑडिट हम करना स्टार्ट करें उसके पहले हम ये चेक करते हैं कि कंपनी में कहाँ कहाँ गलती होने के चांसेस हैं, कंपनी में कहाँ कहाँ फ्रॉड होने के चांसेस हैं, कंपनी में कहाँ कौन से लूपहोल है, ये हम असेस करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? ये हम असेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। रिस्क को असेस करना उसको कहते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। अब जब भी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स हो रहा है ना, जब भी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर ऑडिटर परफॉर्म कर रहा है ना, ये जीरो डेट पे खड़े रह करके, मतलब अब तक उसने ऑडिट में कुछ करना स्टार्ट नहीं किया, वाउचिंग, वेरिफिकेशन, चेकिंग, ये सब करना स्टार्ट नहीं किया है, बट ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से, ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से ऑडिटर ये अंदाजा लगा देता है कि कंपनी कितनी बड़ी है, मतलब साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है कंपनी के। हम लोग ये अंदाजा लगा देंगे कि कौन से एरियाज है जो बहुत ही रिस्की है। हम ये अंदाजा लगा देंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट है ना, उनकी इंटीग्रिटी कैसी है। इन सब को हम कहते हैं प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। तो एंगेजमेंट अब तक स्टार्ट हुआ नहीं है परफॉर्म होना, काम ऑडिट करना स्टार्ट नहीं किया है हम लोग ने, तो मैम ये सब क्या हो रहा है? ये प्री एंगेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसके लिए हम इसको कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज। आपने कंपनीज में भी पढ़ा होगा, कंपनीज एक्ट में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्यों करते हैं? कंपनी शुरू हो गई क्या? नहीं, कंपनी शुरू होने से पहले कुछ एक्सपेंसेस इनकर करने होते हैं सो दैट द कंपनी कैन रन, कंपनी कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस, एस्टैब्लिशमेंट। इसके लिए हम लोग प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इनकर करते हैं। ऑन द सिमिलर लाइन हम लोग ऑडिट में भी प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। व्हाट इज प्रिलिमिनरी? ऑडिट शुरू होने से पहले थोड़ा ये जान लेते हैं कि कंपनी कैसी है, इनका टर्नओवर कितना है, कहाँ कहाँ ब्रांचेस लोकेटेड है, क्या बिजनेस है इनका, कौन से लॉज एप्लीकेबल है, मैनेजमेंट कितनी शिद्दत से, ऑनेस्टी से, इंटीग्रिटी से काम कर रहा है, ये सब हम लोग जस्टिफाई करेंगे। बट मैम क्यों करना है ये सब? डायरेक्टली वाउचिंग वेरिफिकेशन चालू कर दो ना? नहीं, आफ्टर दिस वी कैन डिटरमाइन कि कंपनी के पास कंट्रोल्स कैसे होने चाहिए एंड उस कंट्रोल्स के बेसिस पे तुम करोगे वाउचिंग वेरिफिकेशन। तो ये जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स मैंने आपको कहा ना, ये फर्दर ऑडिट प्रोसीजर इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू, TOC एंड TOD। अब कुछ याद आ रहा है प्रोसीजर्स? यस, ओके। सो व्हाट इज TOC? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। अगर हमको पता चल गया है कि बॉस यहाँ पे इतनी सारी रिस्क है, तो हम देखेंगे कि कंपनी के पास कौन से कंट्रोल्स हैं। क्या देखेंगे? कंपनी के पास कौन से कंट्रोल्स हैं। अभी वो कंट्रोल्स स्ट्रॉन्ग, कंट्रोल्स बहुत ही अच्छे हैं, कंट्रोल तो एफिशिएंट है, क्या बोलते हैं? इफेक्टिव, बहुत ही इफेक्टिव है। अब इसके बेसिस पे हम डिजाइन करेंगे TOD। मैम TOD क्या होता है? डिटेल्स को चेक करना, जहां पे आप करते हो वाउचिंग, वेरिफिकेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर्स एंड जर्नल एंट्रीज को चेक करना। समझ में आता है? सो व्हाट इज प्रोसीजर? प्रोसीजर मेनली मैं उसको दो पार्ट में डिवाइड करती हूँ। फर्स्ट प्रिलिमिनरी, जो सबसे पहला पहला हो जाने वाला है, उसको हम लोग बोलते हैं रैप, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। रिस्क असेस करने के बाद ऑब्वियसली यार कंपनी के मैनेजमेंट, अगर उनको दिखता है रिस्क है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो लोग क्या करेंगे?
कंट्रोल फॉर्मुलेट करेंगे। अब ये कंट्रोल्स कैसे हैं उसको टेस्ट करने के लिए हम करते हैं TOC, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। ठीक है, एक मिनट। आप मुझे जरा बताओ तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में क्या चीज चेक करते हैं? क्या चीज चेक करते हैं TOC में? मैम कंट्रोल्स। हाँ हाँ, इतना तो मुझे भी पता है, बट व्हाट पैरामीटर्स? वेरी नाइस, यस, हम चेक करते हैं IC E2C है या नहीं है। व्हाट इज IC बीइंग E2C? इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्टेंस में है, इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है, और इंटरनल कंट्रोल कंटिन्यूअस है या नहीं है। याद आया? TOC में क्या करते हैं? ये चेक करते हैं IC इज E2C और नॉट। मेकिंग सेंस? इजी विजी? पक्का? मैम अगर इंटरनल कंट्रोल एकदम ही स्ट्रांग निकला, मतलब इंटरनल कंट्रोल एकदम गजब है, तो क्या फिर भी मुझे डिटेल में वाउचिंग वेरिफिकेशन करना पड़ेगा? सब कुछ अच्छे अच्छे से फिर से चेक करना पड़ेगा? नहीं। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल्स एकदम स्ट्रांग है तो हमारा जो प्लान, हमारा जो प्रोसेस होगा वो कम होगा। मेकिंग सेंस? इजी इनफ? बस यही चीज वो लोग कहते हैं कि जब भी हम लोग स्ट्रैटेजी बनाएंगे ना, तो इनके रिजल्ट्स को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। जो प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज हम लोगों ने फॉलो की उनको ध्यान में रखते हुए हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे। वही तो मैंने अभी भी कहा आपको, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स के बाद ही इसके बेसिस पे, देखो ये मैंने रंगीला बनाया। यस, लिंक हुआ है? समझ में आया है वो वाला पॉइंट? आगे बढ़े? ओके, चलो आई एम गिविंग यू 1 मिनट का। इफ एट ऑल एनीवन इज कॉपिंग, एक बार कॉपी कर लीजिए इसको। ये वाला पॉइंट बहुत ही अच्छे से लिखना। IC इज इक्वल्स टू E2C। E2C का फुल फॉर्म मैं एक बार रिपीट करती हूँ, एग्जिस्टेंस, इफेक्टिव और कंटिन्यूस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज विद रिस्पेक्ट टू SA 315। यहाँ पे आप लिख दीजिए रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। ठीक है, नेक्स्ट, असर्टेन नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी टू परफॉर्म एंगेजमेंट। बस यही चीज है। एक बार रिस्क असेस हो गया, अगर हमको लगता है बहुत ज्यादा रिस्क है यार, तो मुझे ज्यादा आर्टिकल्स को लेके जाना पड़ेगा, ज्यादा टाइम लगेगा, दैट इज इट। ascertaining nature, timing and extent of procedures to be applied। पीपल, आपको याद है चैप्टर, इसके पहले वाला जो चैप्टर हम लोग ने किया, चैप्टर नंबर 3, उस चैप्टर में हम लोग ने एक जगह पे लिखा हुआ था कि प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू 4 थिंग्स, मेंस, मटेरियलिटी, ऑडिट रिस्क, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स एंड SAE। मुझे याद आ रहा है? बस वही है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। ओवरऑल ऑडिट प्लान में हम रिस्क को देखते हुए अपने प्लान का, अपने प्रोसीजर्स का, अपने जो भी प्रोसेस या स्टेप्स हमको फॉलो करना है उसका नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, सो द ऑडिटर शाल, व्हाट ही शाल डू, जब भी वो स्ट्रैटेजी बना रहा है तो उसको क्या करना है? सबसे पहला, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंगेजमेंट, डिफाइन द स्कोप, कि मुझे क्या काम के लिए असाइन कर रहा है। सेकेंड, असर्टेन द ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों काम कर रहा हूं मैं। थर्ड, प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज करो कि बॉस क्या क्या फैक्टर्स मुझे कंसीडर करने हैं, किस चीज के बारे में टीम को गाइड करना है। नेक्स्ट, हम प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज के जो भी रिजल्ट्स आए हैं उसको कंसीडर करेंगे। और लास्ट पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है? ऑल्सो असर्टेन नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड। समझता है? पक्का? श्योर 100%? आगे बढ़े, चलिए। ऑडिट स्ट्रैटेजी के बाद देखो, डेवलपिंग ऑडिट स्ट्रैटेजी इज ऑल्सो पास्ट एग्जाम क्वेश्चन। तो तुमको ऑडिट स्ट्रैटेजी का पॉइंट आया है कि हाउ एन ऑडिटर मस्ट
डिजाइन, डेवलप ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, तो तुमको ये लिख करके आना है, ठीक है, कि कितने रिसोर्सेस, कहाँ, कब, क्यों, ये रिसोर्सेस के बारे में लिखेंगे और फिर नीचे लिखेंगे द ऑडिटर शाल, और ऑडिटर शाल करने के बाद 5 पॉइंट लिख करके आएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज डिटेल्ड ऑडिट प्लान। एक बार स्ट्रैटेजी डेवलप हो गई, अभी हम लोग प्लान बनाएंगे, अब ये प्लान में बेसिकली देखो, प्लान कुछ ऐसा होना चाहिए जो इफेक्टिव ऑडिट के लिए बनाए। अगर प्लान कुछ अनअचीवेबल प्लान है, देखो आज कई बार हम लोग वी बीइंग टीचर्स आपको कहते हैं कि आप टाइम टेबल बनाओ, पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाओ, एकदम जोश वोश में ना, जिस दिन मैं आपको मोटिवेट करूंगी कि यार पढ़ना है, एकदम जोश में आकर के सारे बच्चे टाइम टेबल बनाएंगे। इसमें ये भाविक ने भी टाइम टेबल बनाया, सवारे 4 बजे जागी, जैसे सुबह 4 बजे उठेंगे, पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे, 4 बजे से पढ़ाई करना स्टार्ट कर लेंगे, फिर लगातार पढ़ाई करेंगे 10 बजे तक, फिर नाश्ता करूंगा 15 मिनट में, फिर 10:15 बजे फिर से बैठ जाऊंगा पढ़ाई करने के लिए, फिर 2 बजे तक पढ़ाई करूंगा, फिर लंच का 15 मिनट का ब्रेक लूंगा, 2:15 बजे फिर से पढ़ाई करने बैठ जाऊंगा। ऐसे करके उसने प्लान बनाया। अब मुझे इतना बताओ, क्या ये प्लान अचीवेबल प्लान लग रहा है तुमको? हाँ, मैं वैसे मैं पढ़ता ही रहूंगा, बस दिन के 1 घंटे 1 आवर मुझे चाहिए, 3 बार खाना खाऊंगा, 15-15-15 मिनट, और 15 मिनट्स इधर उधर हाथ, कभी कभी ब्रश भी कर लेता हूँ मैं, तो ब्रश करने के लिए, और कभी कभार नहा भी लेता हूँ तो नहाने के लिए, बस। पॉसिबल है ये प्लान? नहीं, दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। प्लान जब भी बनाओ, डिटेल प्लान कुछ इस हिसाब से बनाओ विच इज एक्चुअली पॉसिबल एंड विच मेक्स द ऑडिट इफेक्टिव, क्योंकि तुम्हारे प्लानिंग पे ही आधारित रहेगा हमारा ऑडिट, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। The auditor should plan his work to enable him to conduct effective audit in an efficient and timely manner. What do we mean by the word efficient and effective? इन दोनों में कोई फर्क है या दोनों सेम है? What do we mean by the word efficient and what do we mean by the word effective? सोचो, कॉस्टिंग में पढ़ा होगा ये शब्द, एफिशिएंट, इफेक्टिव। ओके, काफी सारे जन के आंसर्स ऑलमोस्ट नियर बाय आए होंगे। समझिए मैं क्या बोल रही हूँ। देखो, इफेक्टिव किसको बोलते हैं? वेयर आपने जो आउटपुट डिजायर किया था वैसा आउटपुट मिला है, दैट इज इफेक्टिव। इफेक्टिव मीन्स एज डिजायर्ड, एज डिजायर्ड। एफिशिएंट का क्या मतलब होता है? एफिशिएंट का क्या मतलब होता है? वेरी नाइस। एफिशिएंट का मतलब होता है विद इन लेस टाइम। फ्रैंकली स्पीकिंग, एफिशिएंट का मतलब होता है with less input gaining more output। that is efficient। बोलता है प्लानिंग इसके लिए जरूरी है कि जो हमने सोचा है वैसा ही डिजायर्ड आउटपुट मिले, बट कम से कम टाइम में मिले। तो स्टेटमेंट क्या कहता है? द ऑडिटर शुड वर्क ऑन द प्लानिंग। क्यों करनी है भैया प्लानिंग? बिकॉज इट विल अनेबल हिम टू कंडक्ट द वर्क इन एन इफेक्टिव मैनर एंड एफिशिएंट मैनर, ठीक है, टू हैव इफेक्टिव ऑडिट इन एन एफिशिएंट मैनर। समझता है? पक्का? श्योर? ओके मैम, इफेक्टिव ऑडिट क्यों? क्योंकि ऑडिट में जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो तो अचीव होना चाहिए। एंड एफिशिएंट मैनर क्यों? क्योंकि जो टाइम लगने वाला है उसे कम टाइम लगे, अच्छे से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस करें। कूल? ओके, फर्स्ट यहाँ पे एक वर्ड है, इट इज एंड, एनी नहीं, एंड। फर्स्ट,
Acquiring knowledge about the business, client's business, इनकी accounting system, internal control system. Guys, कुछ नया पढ़ा रही हो या स्कोप में पढ़ाया हुआ है, एस्पेक्ट में पढ़ाया हुआ है ना? बस ये वही चीज है। बोलता है जब भी आप आपका स्कोप, एस्पेक्ट, दायरा जस्टिफाई कर रहे हो, आपको ये सब करना है। यू नीड टू एक्वायर नॉलेज। अकाउंटिंग सिस्टम कैसा है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है क्लाइंट का, ये चेक करना है। एस्टैब्लिशिंग डिग्री ऑफ रिलायंस टू बी प्लेस्ड ऑन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अगर ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल है तो उस पर कितना भरोसा कर सकते हैं। नेक्स्ट, determining nature, timing and extent of the audit procedures to be applied and coordinating the work to be performed. What is coordinating? अब मैं डिटेल प्लान बना रही हूँ, तो डिटेल प्लान में क्या कोऑर्डिनेशन होगा? फर्स्ट हम बोलेंगे कि बेटा आप एक काम कीजिए, फिक्स्ड एसेट चेक कर लीजिए। उसके बाद बेटा आप एक काम कीजिए, इन्वेंट्री चेक कर लीजिए। इसके बाद आप बेटा इन्वेस्टमेंट चेक कर लीजिए। एंड हर कोई एक दूसरे का काम चेक करने के बाद, एक दूसरे का काम क्रॉस वेरीफाई करने के बाद मुझे बताइएगा। व्हाट इज दिस? दिस इज कोऑर्डिनेशन। मैंने 3 जन को काम अलॉट किया, उनको बोला इंटरनली वेरीफाई करें और मुझे इंफॉर्मेशन बताए कि क्या आउटपुट निकला है या फिर क्या फाइंडिंग्स मिली है। मेकिंग सेंस? पक्का? सो व्हाट इज प्लानिंग? इट इज अ डिटेल्ड प्लानिंग। क्यों करता है ऑडिटर प्लानिंग? इन ऑर्डर टू कंडक्ट इफेक्टिवली ऑडिट इन एन एफिशिएंट मैनर। कैसे होगा ये? फर्स्टली बाय एक्वायरिंग नॉलेज। क्लाइंट का बिजनेस कैसा है, अकाउंटिंग सिस्टम कैसा है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, कितना भरोसा कर सकते हैं हम इंटरनल कंट्रोल पे, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंड क्या होगा, एंड फाइनली कोऑर्डिनेशन। अब आते हैं बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट प्लान पे। यही था जो इनिशियली जब भी मैं आपको चैप्टर का ब्रीफ दे रही थी तब मैं आपको बोल रही थी बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट प्लान, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्लान। ठीक है, ये वही वाला क्वेश्चन है, समझिए। CADSPT की कोड है, CADSPT। चलो जो उसे बोलो, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट प्लान? CADSPT, CADSPT। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट प्लान? CADSPT। व्हाट इज CADSPT समझते हैं। फर्स्ट, अगर प्लान लिखित में होगा ना, कोऑर्डिनेशन करने में काम आएगा। नेक्स्ट, जहाँ पे रिस्क होगा ना वहाँ पे अप्रोप्रिएट हम अटेंशन पे कर सकते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। सी फॉर एग्जाम्पल आपको 8 सब्जेक्ट में, 8 तो नहीं, चलो बच्चा लोग आप 11 सब्जेक्ट पढ़ते हो क्योंकि IDT के साथ DT है, SM के साथ IT है, FM के साथ इको है, तो ऑल इन ऑल 8 + 3, तो आई कंसिडर दैट एज 11 सब्जेक्ट्स। अब ये 11 सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट होगा जो डिफिकल्ट लगता है। मैंने मान लिया ऑडिट। ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बाकी बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, आपको तो नहीं लगेगा। तो वो सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा टाइम देना चाहिए या कम टाइम देना चाहिए? मैम कम टाइम देते हैं, बहुत बोर होता है वो सब्जेक्ट पढ़ने में। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, अगर हमको एग्जाम पास होनी है तो ऑब्वियसली हमारे एफर्ट्स फॉर दैट डिफिकल्ट सब्जेक्ट शुड बी हाई। इसके लिए वो लोग कहते हैं कि प्लान करो। अगर आपको लगता है कोई रिस्की एरिया है, कोई डिफिकल्ट एरिया है, वहां पे ज़्यादा रिसोर्सेस अलोकेट करिए। देखो, अटेंशन टू इम्पॉर्टेंट एरियाज। It will help in direct supervise and review the engagement team. Next, proper selection होगा। What is proper selection? अगर मैंने preliminary engagement activities की, मुझे पता चला कि ऑर्गेनाइजेशन में भयंकर मात्रा में डिफिकल्ट सिचुएशन है यार, तो तुमको क्या लगता है मैं फर्स्ट ईयर आर्टिकल को लेके जाऊंगी या थर्ड ईयर आर्टिकल को? एब्सोल्युटली मैम, उनको लेके जाना चाहिए जो ये डिफिकल्ट टास्क को संभाल पाए। कोई रोडीज देखता है यहाँ पे? रोडीज रेवोल्यूशन। चलो नहीं भी देखता है, ट्रेलर देखा है कभी? अगर रोडीज आपने कभी कोई भी एक सीजन देखा होगा, नॉट ओनली रेवोल्यूशन, कोई भी एक अगर सीजन देखा होगा, आपने देखा होगा टीम सिलेक्ट करते हैं। यस, अब ये टीम सिलेक्शन में अगर कोई टास्क दिया हुआ है आपको, तो वो टास्क टीम लीडर्स उस हिसाब से कैंडिडेट सिलेक्ट करते हैं, ये सोच करके कि हाँ यार ये कर पाएगा ये टास्क, ये कर पाएगा ये टास्क। बस इट इज एट द सेम पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम। अगर हमको लगता है जो क्लाइंट का ऑडिट हम कर रहे हैं दैट इज डिफिकल्ट इन नेचर, उस हिसाब से आप आपकी एंगेजमेंट टीम को बनाओगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ
एंगेजमेंट टीम। कौन सा काम किसके काम के बाद होगा, कौन से डे पे हम फिक्स्ड असेट, इन्वेंट्री, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैश, बैंक बैलेंसेस, ये सब चेक करेंगे। दैट इज टाइमली बेसिस पे हमको पता चल जाएगा यार मैनेज कैसे करना है, और ये सब इतने अच्छे तरीके से हो रहा है तो कंप्लीट भी टाइमली बेसिस पे हो जाएगा, एज पर प्लान चल रहा है सब। अगर हमको कोई पूछने जाए कि आपका कैसा चल रहा है काम, का एज पर प्लान चल रहा है, जैसा सोचा था वैसे ही हो रहा है, दैट इज टाइमली कंप्लीशन। समझता है? पक्का? सो बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट प्लान, इट इज CADSPT। व्हाट इज इट? CADSPT, फटाफट बाय हार्ट करते हैं। व्हाट इज CADSPT? C stands for very nice, coordination. A stands for attention to important work. D stands for direct, supervise, review. S stands for selection of engagement team. CADSP. P stands for very nice, proper organization and management. And T, last, CADSPT. T stands for timely completion of audit. Timely completion of audit. चलो, I'm giving you 1 minute. ये सारे पॉइंट्स अभी के अभी बाय हार्ट करो। चलो जल्दी जल्दी जल्दी। बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट प्लान, क्या है बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट प्लान? CADSPT. व्हाट इज CADSPT? कोऑर्डिनेशन, अटेंशन, डायरेक्ट सुपरवाइज रिव्यू, सिलेक्शन ऑफ टीम, proper organization and management, CADSPT. Timely completion of the audit procedures. Done? आगे बढ़े? Sure? चलिए नेक्स्ट, कुछ जानी पहचानी सी चीज। ऑडिट प्लान इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड नॉट अ डिस्क्रीट प्रोसेस। अच्छा, क्या बात कर रहे हो मैम? देखो, इट इज नॉट अ डिस्क्रीट प्लान, इट इज अ कंटिन्यूअस प्लान। मैंने स्टार्टिंग वाले सेशन में 5 बार बुलवाया था ये पॉइंट। क्यों मैम? क्योंकि इट ऑफन बिगिंस शॉर्टली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रीवियस ऑडिट। पहला कंप्लीट किया, दूसरा स्टार्ट करेंगे तो प्लानिंग से ही करेंगे। एंड प्लानिंग कंटिन्यूअस चलता रहता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। जब तक ये असाइनमेंट खत्म ना हो कंटिन्यूअसली प्लानिंग करते रहेंगे। देखो, कंटिन्यूअस अंटिल कंप्लीशन ऑफ करंट एंगेजमेंट, यही बताया था मैंने। बट मैम कुछ सर्कमस्टेंस, देखो, अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंस द ऑडिटर में रिवाइज, कुछ सर्कमस्टेंस आने में प्लान को रिवाइज भी कर सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, माउंटेनरिंग, ट्रैकिंग, थक गए, बैठना पड़ेगा, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। याद आ रहा है? वैष्णो देवी का ट्रैक कर रहे थे, थक गए फिर। ओके, चलो जोक सपाट। हाँ, तो कौन से सर्कमस्टेंसेस में हम ऑडिट प्लान को रिवाइज करेंगे? कौन से सर्कमस्टेंस में हम ऑडिट प्लान को रिवाइज करेंगे? पॉइंट नंबर 1, जो प्लान हम अप्लाई कर रहे हैं ना उससे एविडेंसेस नहीं मिल रहे हैं, इनएबिलिटी टू ऑब्टेन SAAE। दूसरा, जो प्लान को फॉलो करके हम ऑडिट कर रहे हैं ना, अब हमको लग रहा है देयर इज फ्रॉड, हमको सस्पिशन, शक हो रहा है। अगर शक हो रहा है तो अभी थोड़ा अच्छे से चेक करेंगे, ऊपर ऊपर से भगा देंगे? नहीं मैम, प्लान में चेंज करेंगे, थोड़ा डिटेल्ड चेकिंग करेंगे। दैट इज सस्पिशन ऑफ फ्रॉड। थर्ड, इनएबिलिटी टू अप्लाई प्रोसीजर्स। देखो, इनएबिलिटी टू परफॉर्म प्रोसीजर, इसका मतलब क्या? मैंने सोचा था कि मैं इन्वेंट्री का चेकिंग करूंगी गोडाउन में जा करके, बट लॉकडाउन आ गया तो प्लान ए फेल्स। तो डोंट यू फील मुझे प्लान बी अप्लाई करना पड़ेगा? दैट इज अ पॉइंट। नेक्स्ट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट, जहां जहां मुझे एक्सपर्ट की जरूरत लगे। हु इज एन एक्सपर्ट? डॉक्टर, इंजीनियर, यस, ये लोग एक्सपर्ट होते हैं। नेक्स्ट, चेंज इन AFRF। पहले कंपनी कुछ और AFRF यूज कर रही थी और मिड ऑफ द टर्म में हमको पता चला कि इंडिया सप्लाई करना, तो जो प्लानिंग मैंने AS को लेकर के की थी वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट, डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ मटेरियलिटी। 1 मिनट, मैंने अगर अमाउंट डिसाइड कर लिया है कि 5 लाख इज मटेरियल, ठीक है, 5 लाख एक मटेरियल अमाउंट है, बट चेकिंग करते समय मुझे पता चला हर 10,000 के बिल के वाउचर में गलतियां हैं। जो भी बिल 10,000 के अमाउंट के है ना उसमें मिस्टेक है या फ्रॉड करने की कोशिश की है। तो 1 मिनट, मैं इन सबको इग्नोर करूं ये बोल करके कि नहीं ये 5 लाख टच नहीं हो रहा है?
या मैं मेरी मटेरियलिटी रिवाइज करूँ, मैं बोलूँगी कि 5 लाख तो ठीक है क्यूमुलेटिव, बट इंडिविजुअल लेवल पे हर 10,000 का बिल चेक करो, क्या करना चाहिए? 5 लाख को ही पकड़ करके आगे हम लोग प्रोसीजर्स फॉलो करें, या 10-10 हज़ार के बिल्स को रिवाइज करके चेक करना चाहिए, प्लान में रिविजन ला करके चेक करना चाहिए? बस दैट इज इट। ये 6 पॉइंट्स। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, अंडर दीज फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस द ऑडिटर में रिवाइज प्लान। क्या है? सबसे पहला, इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। फिर दूसरा, सस्पिशन ऑफ फ्रॉड। तीसरा, inability to apply procedures. Fourth, involvement of expert. Fifth, change in AFRF. And sixth, change in the level of materiality. समझ में आता है? पक्का? श्योर? आगे बढ़े? ओके। डी, डेवलपमेंट ऑफ प्लान। देखो शब्दों पे ध्यान दो, वही प्रोसीजर, वो जो चार्ट अभी अभी हम लोगों ने बनाया था ना, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, एग्जैक्टली वही है। समझो प्लान में क्या क्या चीज है, मतलब देखो जब भी हम लोग प्लान कर रहे हैं, प्लान का मतलब क्या, अभी हम लोग प्रोसीजर्स डिसाइड कर रहे हैं, तो क्या करेंगे हम लोग? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एज पर 315 बनाएंगे, हम लोग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स एज पर 330 बनाएंगे, और हम लोग अदर ऑडिट प्रोसीजर्स बनाएंगे अगर जरूरत है तो, दैट आर रिक्वायर्ड टू बी प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड। जैसे कि 620 के अंदर एक्सपर्ट का काम यूज करने के लिए अदर ऑडिट प्लान्स है, 510 के लिए इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट के लिए अदर ऑडिट प्लान्स है, इंटरनल ऑडिटर का काम यूज करने के लिए अदर स्टैंडर्ड्स है। तो व्हाट इज दिस? 3 काम करने हैं। जब भी हम लोग प्लान डेवलप करेंगे तो क्या क्या 3 चीजों के बारे में डिस्क्रिप्शन देना है? सबसे पहला, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स अंडर 315, दूसरा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स अंडर 330, और तीसरा एनी अदर ऑडिट प्रोसीजर्स एज पर दैट रेलेवेंट स्टैंडर्ड, एज पर दैट रेलेवेंट स्टैंडर्ड। समझ में आया? पक्का? मैम विच रेलेवेंट स्टैंडर्ड? कुछ एग्जाम्पल दो ना। बिल्कुल, लिखो यहाँ पे एग्जाम्पल 620, एग्जाम्पल 510। व्हाट इज 510? इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। एग्जाम्पल 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ठीक है, तो ये अदर रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो जो अलग प्रोसीजर्स फॉलो करना है वो भी कैसे करेंगे, उसको बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ प्लान। मेकिंग सेंस? पक्का? चलो आई एम गिविंग यू 1 मिनट, ऑडिट प्लान का ABCD चारों का चारों पढ़ लीजिए, फिर हम लोग ई वाले पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। चलिए, आफ्टर रीडिंग टिल पॉइंट नंबर डी, अब हम आगे बढ़ते हैं विथ द नेक्स्ट वेरी पॉइंट अंडर ऑडिट प्लान ओनली। क्या है ये चीज समझो। देखो मैं अभी कब से तुमको बोल रही हूँ, प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज, प्रिलिमिनरी ऑडिट एक्टिविटीज, क्लाइंट के बिजनेस का नॉलेज गेन करो। अभी एग्जैक्टली व्हाट नॉलेज, मतलब मैम बताओ तो सही कि क्या नॉलेज गैदर करे। आपने तो बोल दिया नॉलेज गैदर करो, बट क्या? दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट। समझते हैं। द ऑडिट will gain knowledge of the client's business as per 315. This is risk assessment procedures. ठीक है, प्रिलिमिनरी ऑडिट एंगेजमेंट। अब क्या क्या चीजों का नॉलेज होना चाहिए? सबसे पहला, रेलेवेंट इंडस्ट्री। अगर आप मेरे कोचिंग क्लासेस हैं, इट इज संघवीज कोचिंग क्लासेस, अगर मेरे कोचिंग क्लासेस है तो मेरा बिजनेस कौन सी इंडस्ट्री को बिलोंग करता है? एजुकेशन इंडस्ट्री। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्या क्या रेगुलेशन है, क्या क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स है, हमारी जैसी कंपनी में क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, ये इस चीज का नॉलेज आपको गैदर करना है। नेक्स्ट, आपको नेचर ऑफ एंटिटी के बारे में नॉलेज गेन करना है। मैम नेचर का मतलब सबसे पहला ऑपरेशन, काम क्या हो रहा है, हमारे बिजनेस का गवर्नेंस कैसा हो रहा है, मतलब हु इज हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गवर्न, TCWG, दोज चार्ज्ड विथ गवर्नेंस। कौन है वो लोग जो कंपनी को गवर्न कर रहे हैं? ठीक है, ओनरशिप, गवर्नेंस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कंपनी ने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करके रखा है, और द वे इट इज फाइनेंस्ड, और कंपनी में पैसा कहाँ से आ रहा है। ये ऐसा है कि कंपनी ने कहाँ इन्वेस्टमेंट करके रखा है, मनी आउटफ्लो, कंपनी को पैसा कहाँ से मिल रहा है, डेट ओरिएंटेड, इक्विटी ओरिएंटेड, मनी इनफ्लो। ठीक है, यहाँ पे लिख करके रखो हाउ इट इज फाइनेंस्ड में, अंडरलाइन दैट और लिखो
डेट और इक्विटी। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखो वहां पे, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, और एक पॉइंट लिखो नीचे, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, एसोसिएट्स और जेवी। सब्सिडरी, एसोसिएट, जेवी। ठीक है, ओके। सो क्या क्या पढ़ा? 315 के हिसाब से जब भी हम लोग प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज कर रहे हैं, कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करें, क्या जानेंगे? सबसे पहला इंडस्ट्री, रेगुलेशन और कोई अदर सेपरेट स्पेसिफिक फैक्टर्स। फिर दूसरे पॉइंट में हम लोगों ने कहा कि बिजनेस के बारे में जानो, उनका नेचर जानो। मैंने कहा क्या नेचर? बोलते क्या ऑपरेशन है, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, गवर्न कौन कर रहा है, पैसे इन्वेस्ट कहाँ किए जाते हैं, कहाँ से इनको इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रैटेजीज एंड अदर रिलेटेड बिजनेस रिस्क। इसका मतलब समझो, अगर आप मेरी कंपनी का ऑडिट करने आए हो, संघवीज लिमिटेड, अगर ये कंपनी का ऑडिट करने आप आए हो, तो आप ये जानने की कोशिश करोगे कि संघवी लिमिटेड का ऑब्जेक्ट क्या है, संघवी लिमिटेड क्या क्या सोच करके बिजनेस कर रहा है। शॉर्ट टाइम में ज्यादा पैसे कमाना है, ऐसा है इनका विजन, या पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना है, ऐसा है इनका विजन। डिपेंडिंग अपॉन दैट आपको पता चलेगा कि ये कंपनी कहाँ कहाँ फ्रॉड कर सकती है, कहाँ मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस हैं। ठीक है, दैट इज स्ट्रैटेजीज चेक करो, हमारे बिजनेस रिस्क चेक करो। ये स्ट्रैटेजीज और बिजनेस रिस्क ना आपने एसएम में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट में। ना स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट में आपने पढ़ा होगा वहाँ पे कि जब भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, हम लोग ध्यान रखते हैं कि कोई कॉम्पिटिटर है क्या, यहाँ पे कितने टेक्निकल चेंजेस आ रहे हैं, विल वी बी एबल टू अडाप्ट दैट टेक्निकल चेंजेस और नॉट। तो ये सब करना हमारा बैक एंड पे काम है। मैम इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा, आपको पता चलेगा कि कंपनी कितनी शिद्दत से काम करे, इंटीग्रिटी के साथ काम कर रही है या नहीं कर रही। नो ऑफेंस टू एनी ब्रांड, नो ऑफेंस टू एनी कंपनी। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना चाहूँगी। यहाँ पे पतंजलि प्रोडक्ट्स फैन, रामदेव बाबा फैन, मैं खुद भी हूँ, मुझे भी बहुत सारे ऐसे पतंजलि लिमिटेड के प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो मुझे खुद को पर्सनल लेवल पे पसंद है, हेल्थ वाइज पसंद है, बट कई प्रोडक्ट्स उनके ऐसे भी है जो सिर्फ चीट वाले प्रोडक्ट्स हैं। मैम जैसे देखो, शायद आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, ऐड आती है, ऐड पतंजलि कुकीज़। अब चलो, हम गए हैं पतंजलि कुकीज़ लेने के लिए, रिया गई है पतंजलि कुकीज़ लेने के लिए। अब रिया वहाँ पे गई पतंजलि कुकीज़ लेके, आ लो भैया पैसा और मुझे दो पतंजलि कुकीज़। रिया ने पतंजलि कुकीज बाय की, अब पैकेट खोला, अरे ये तो गुड डे है। ऐसा हुआ है कभी कभी? अरे ये तो 50-50। यस, मतलब कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कॉपी पेस्ट प्रोडक्ट हैं, जिसमें कोई वेरिएशंस नहीं है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज बिजनेस स्ट्रैटेजी, कि वो सरवाइव करने के लिए क्या काम कर रही है, उनका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या है, सच्ची में ये लोग हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं या जेन्युइन प्रोडक्ट्स हैं। मैम इससे हमको क्या, हम तो ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं ना। हाँ बच्चा, मैं समझ रही हूँ हम तो ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं, बट इसको हम कहते हैं बिजनेस रिस्क। क्या कहते हैं? बिजनेस रिस्क। अगर आगे चल के कोई कंपनी ने के लिमिटेड के लिए कोई केस फाइल कर दिया कि दिस इज समथिंग विच इज कॉपीड, कॉपीराइट का केस हो गया, कोई एक्ट के तहत कोई केस आ गया ना, उसमें बिजनेस बंद करना पड़ेगा और बिजनेस का गोइंग कंसर्न तुरंत इम्पैक्ट हो जाएगा, बिजनेस का गोइंग कंसर्न तुरंत इम्पैक्ट हो जाएगा। समझ में आता है? पक्का? फॉर श्योर। सो व्हाट इज इट? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? यस, हम लोग पढ़ रहे हैं कि व्हाट नॉलेज ऑडिटर मस्ट गेन एज पर ऐसे 315। सबसे पहला इंडस्ट्री, रेगुलेशन, अदर फैक्टर्स। फिर दूसरा नेचर, नेचर में क्या पढ़ा हम लोगों ने? ऑपरेशंस, गवर्नेंस, ओनरशिप, इन्वेस्टमेंट एंड टाइप इट इज फाइनेंस्ड। फिर हम लोगों ने पढ़ा ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, इनके बिजनेस रिस्क क्या है। फिर डी वाले पॉइंट में हमको पढ़ाया जाता है कि कंपनी की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, एंटिटी सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। हर बार हम लोग ने ये पढ़ा है अकाउंट्स में,
whatever policies and procedures are followed by the company, they should be followed consistently. अगर कहीं पे कोई चेंज आता है, we would like to know the reason कि भैया क्यों ऐसा ऐसा क्यों चेंज कर रहे हो आप? समझ में आता है? पक्का? श्योर 100%? तो ये जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको पढ़ाए, ये पॉइंट्स अभी के अभी आप रिवाइज करो. क्वेश्चन क्या है? ऑडिटर मस्ट गेन नॉलेज अबाउट द एंटिटी एज पर SA 315. कौन से 4 पॉइंट्स पे आप नॉलेज गेन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एंटिटी? फर्स्ट, इंडस्ट्री, रेगुलेशन, अदर फैक्टर्स. सेकेंड, नेचर. नेचर में भी 4 पॉइंट्स हैं अंदर अंदर. क्या? ऑपरेशन, ओनरशिप, गवर्नेंस, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड हाउ इट इज फाइनेंस्ड. फिर थर्ड, strategy, objective and business risk. Fourth, selection and application of accounting policies, whether they are consistently applied or not. अगर consistently नहीं apply हो रही है तो reason जानो क्यों. Last time SLM क्या था, WDV क्यों कर रहे हो? That is the reason. Making sense? पक्का? चल. Next, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्लान. एक मिनट मैम, ये वर्ड तो कुछ जाना पहचाना सा है. हाँ जी, आप बताओ, व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड डॉक्यूमेंटेशन? डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है? टू गुड. डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है लिखित में रखना. कोई चीजें लिखित में रखनी. अब प्लान के रिगार्ड्स में क्या चीज लिखित में रखेंगे? एक मिनट, आराम आराम से, सिर्फ जानी पहचानी सी चीजें. क्या चीजें मैम लिखित में रखेंगे? फर्स्ट, क्या स्ट्रैटेजी थी, उसके बेस पे क्या प्लान बनाया, और प्लान में कहीं कोई सिग्निफिकेंट रिवीजन तो नहीं, एनी सिग्निफिकेंट चेंजेस इन स्ट्रैटेजी और प्लान, ये सब कुछ हमें लिखित में रखना है. मैम इंप्लीमेंटेशन को लिखित में रखेंगे? अरे इंप्लीमेंटेशन इज फिजिकल एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क. लिखित में रखेंगे हमने ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया. ठीक है. तो what all things you will document? First, strategy. Second, plan. And if at all there is any significant change in strategy or plan. समझ में आता है? पक्का? मैम एग्जाम्पल बताओ ना. For sure, 100% this is your past exam question. Most important question for this chapter. वैसे सारे ही important है, but this is EEQ. What is EEQ? Expected exam question. आपके एग्जाम के लिए आ सकता है. समझिए. फर्स्ट, हमने क्या क्या चीजें समझी. समरी ऑफ डिस्कशन. की डिसीजन मेकर्स कौन है, TCWG के साथ जो भी हम लोगों ने बातें की, एंगेजमेंट लेटर के टाइम पे जो भी हम लोगों ने उनसे नॉलेज गेन किया, उस चीज को नोटिफाई मतलब लिखित में रखेंगे. डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट कमिटी, प्री अप्रूवल ऑफ सर्विसेज. एक्सेस लेटर. व्हाट इज एक्सेस लेटर? पता है हम लोगों ने एंगेजमेंट लेटर में बोला था फ्रीली एक्सेस, बोलो हम लोग को लिखित में देंगे. हाँ हाँ भैया, हम लोग आपको सब कुछ लिखित एक्सेस करने देंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स सब कुछ. नेक्स्ट, अदर कम्युनिकेशन, एंगेजमेंट, स्कोप, सर्विसेज TCWG के साथ और जो जो बातें की. TCWG का फुल फॉर्म क्या होता है? दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस. ओके. हमारे बिजनेस का स्कोप क्या है, चेंज इन स्कोप है क्या. ऑडिटर्स रिपोर्ट, हमारा रिपोर्ट बन जाए तो वो भी लिखित में रखेंगे. एंड कोई अदर स्पेसिफिक एंगेजमेंट है, डेट कोवेनेंट है. एक मिनट. व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड डेट कोवेनेंट्स? एग्जाम्पल, डेट कोवेनेंट कंप्लायंस सर्टिफिकेट. क्या होता है डेट कोवेनेंट? सोचो. डेट कोवेनेंट क्या होता है? ओके, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर ये कंसेप्ट पे आएंगे. ठीक है. चलो, जो कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हो, नहीं के लिमिटेड नहीं लेते, आलोक लिमिटेड लेते हैं.
जो अभी तो कंपनी भी नहीं रही, विच इज़ अ टेकन ओवर कंपनी, बट ठीक है, आलोक लिमिटेड, ठीक है। ये कंपनी ने खूब सारा लोन लिया हुआ है, खूब सारा लोन। मैम किसके पास से लिया? बैंक, कितना समझो, पीएफआई, बैंक्स, जो लोग भी लोन दे सकते थे, फंड्स प्रोवाइड कर सकते थे, उनके पास से इन्होंने लोन शोन पैसे लेकर के रखे हैं, ठीक है। अब देखो, मैंने एडवांटेजेस में आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था कि ऑडिटर जब भी ऑडिट करता है ना, तो सिर्फ शेयर होल्डर्स के लिए नहीं होता है। ऑडिटर जो ऑडिट करता है वो सारे स्टेक होल्डर्स के लिए होता है। क्रेडिटर्स, अब ये देखो, ये बंदा क्रेडिटर की कैटेगरी में आ गया, जिसने लोन प्रोवाइड किया, ठीक है। क्रेडिटर, डेटर, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट, कुछ याद आ रहा है? स्टेक होल्डर्स बोला था मैंने। तो आप जब भी ऑडिट करोगे ना, ऑडिट करके इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट दोगे, ठीक है। आप जब भी ऑडिट करोगे, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट इशू करोगे, ये जब आप करोगे तब ये स्टेक होल्डर्स भी आपके ऊपर ऐसे गड़ाए फिर रहे हैं कि यार ऑडिटर का रिपोर्ट तो हमको पता चले, ऑडिटर का रिपोर्ट आ जाए तो हमको पता चले। अब कई बार ये क्रेडिटर्स आपको कहते हैं कि सर आप आपके रिपोर्ट में डेट कोवेनेंट के ऊपर भी रिपोर्टिंग करना। अब मैंने उनको पूछा कि सर एग्जैक्टली क्या चाहिए, तो उन्होंने मुझे समझाया कि मैम कंपनी ने हमको कहा था कि हमारा ईपीएस 5 रुपीज़ है। 5 रुपीज़, देखो ईपीएस इज अर्निंग पर शेयर, तो 5 रुपीज़ इज 5 रुपीज़ अर्निंग पर शेयर। फिर कंपनी ने कहा था हमारा गियरिंग रेशियो, लिवरेज ले लेते हैं, लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज है 3, ठीक है, फाइनेंशियल लिवरेज है 3। मैंने कहा ठीक है मैम, हमारा डेट इज टू इक्विटी का रेशियो है 2:1। अब हमने ये पैरामीटर्स को देखते हुए ये कंपनी को लोन दिया है, आलोक लिमिटेड को। आप एक काम कीजिए, आप ना मुझे ये बता दीजिएगा कि क्या ये सब कुछ सही है, क्योंकि इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ने लोन दिया है, क्रेडिटर्स लोगों ने। इसको कहते हैं, ये जो 3 मैंने यहाँ पे लिखा, इसको कहते हैं डेट कोवेनेंट्स। क्या कहते हैं? डेट कोवेनेंट्स। कि इसके आधार पे ये नंबर्स, ये रेशियोज, ये फिगर्स के हिसाब से कंपनी को लोन मिला है। अगर ये ईपीएस कम हो गया, अगर ये लिवरेज बढ़ गया, अगर डेट इज टू इक्विटी का रेशियो फ्लक्चुएट हो गया, तो ये क्रेडिटर सोचेगा यार कंपनी कंगाल हो रही है, यार कंपनी के पास पैसे नहीं है, ये ईपीएस घट करके हो गया 0.5, कंपनी के पास पैसे नहीं, अपने लोगों के लिए पैसे नहीं है, तो यार इंटरेस्ट नहीं चुका पाया, तो इनके पास इंटरेस्ट का बर्डन बहुत है, इनके पास अर्निंग ही नहीं है। तो अब ये क्रेडिटर अपने आप एक स्टेप ले लेगा कि ला भाई पैसे वापस ला। मैम टर्म खत्म होने से पहले भी कॉल ऑफ कर सकते हैं क्या लोन? हाँ, अगर अग्रीमेंट में ऐसा क्लॉज लिखा हुआ है दैट द लोन इज प्रोवाइडेड टू द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ दीज कोवेनेंट्स। अब ये कोवेनेंट्स ही फ्लक्चुएटेड है, इसके आधार पे लोन दिया था, ये देख करके कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ठीक ठाक है। अब अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ठीक ठाक नहीं है और ऑडिटर ने उस पर रिपोर्ट किया है, तो भैया क्रेडिटर अकॉर्डिंगली स्टेप्स ले लेगा कि ला भाई पैसे ला। समझ में आता है? पक्का? तो देखिए पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। राइट, other reports as specified in engagement agreement, example debt covenant compliance। देखो compliance कि उन रेशियोज को कंप्लाई किया है या नहीं किया है। तो एंगेजमेंट के टाइम पे ही क्रेडिटर आपको बोल सकते कि आप ट्रू एंड फेयर वाला ओपिनियन दो ही दो प्लीज, आप और एक रिपोर्ट मुझे इशू करके देना कि ये क्या कोवेनेंट सही है ना, कोवेनेंट कंप्लाई तो हो रहा है ना। समझ में आता है? पक्का? श्योर 100%? चलो रुको, मैं यहाँ तक जी तक पढ़ा देती हूँ आपको, फिर टाइम देती हूँ, ये कॉपी भी कर लीजिएगा एंड रीड भी कर लीजिएगा, फिर बाद में प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। ओके, देखिए रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रैटेजी एंड प्लान। मैंने आपको बोला था दे आर क्लोजली इंटर रिलेटेड, चेंज इन वन विल लीड टू कॉन्सिक्वेंशियल चेंज इन अनदर। याद आ रहा है? देखिए वो वही चीज है। Once overall audit strategy is developed, audit plan is developed.
एक बार स्ट्रैटेजी बना लिया फिर प्लान बनाएंगे, ठीक है। टू एड्रेस वेरियस मैटर्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द स्ट्रैटेजी, टेकिंग इनटू अकाउंट द नीड अचीव ऑडिट ऑब्जेक्टिव थ्रू एफिशिएंट यूज ऑफ ऑडिटर्स रिसोर्सेस। ऑब्वियसली ना, ऑडिटर्स का ऑब्जेक्टिव कैसे यूज अचीव होगा? बाय यूजेज ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। हेंस ऑडिटर क्या करता है? रिसोर्स को अच्छे से यूटिलाइज हो, ऑप्टिमम यूटिलाइज हो, इसके लिए एक स्ट्रैटेजी बनाता है, फिर प्लान बनाता है। तो वैसे तो ये दो अलग अलग फेज है, बट इंटरलिंक्ड फेज है। एस्टैब्लिश स्ट्रैटेजी एंड देन द डिटेल्ड प्लान, ठीक है। दे आर नॉट डिस्क्रीट, नॉट सिक्वेंशियल, ऐसा नहीं है कि एक बनने के बाद ही बनेगा दूसरा। दे हैव अ इंटरलिंकेज, आर क्लोज एंड इंटरलिंकेज। समझ में आता है? पक्का? श्योर 100%? चलो एक बार के लिए जिसको भी ये कॉपी करना है एक बार ये कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं विद ऑडिट प्रोग्राम। चलिए स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ऑडिट प्रोग्राम। व्हाट इज ऑडिट प्रोग्राम? मैंने आपको प्रीवियस मतलब जब ये ओपनिंग सेशन था तभी ओपनिंग सेशन में मैंने आपको बताया था कि ऑडिट प्रोग्राम का मतलब होता है इम्प्लीमेंटेशन। क्या होता है? इम्प्लीमेंटेशन। तो देखिए, इट कंसिस्ट, ऑडिट प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड। ये देखो कि क्या प्रोसीजर्स हम अप्लाई करेंगे बैलेंस शीट को चेक करने के लिए, बैलेंस शीट को चेक करने के लिए, SAAE को ऑब्टेन करने के लिए और ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए। देखो ये तीन स्टेप हमेशा आपको हर स्टेटमेंट में सेम दिखेंगे। प्रोसीजर्स अप्लाइड, प्रोसीजर्स के बेसिस पे क्या मिलेगा? एविडेंसेस मिलेंगे, और एविडेंसेस के बेसिस पे क्या होगा? कंक्लूजन ड्रॉ होगा। क्या होगा? कंक्लूजन ड्रॉ होगा। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग का मतलब होता है इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड। क्यों? क्योंकि हमको ऑब्टेन करना है SAAE। क्यों? क्योंकि भैया हमको ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। ओके, अब ध्यान रहे, द सिंगल ऑडिट प्रोग्राम डज नॉट प्रैक्टिकली अप्लाई टू ऑल द बिजनेस। ये मैंने आपको प्रीवियस मतलब जब भी मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही थी तभी ही मैंने आपको ये चीज़ बताई कि कोई एक बार प्लान कर ले, प्रोग्रामिंग कर ले, दैट विल नॉट वर्क फॉर ऑल। हर बार हर बिजनेस के लिए मुझे एक नया प्लान और प्रोग्राम करना पड़ेगा। ये देखिए, असिस्टेंट मस्ट बी एंगेज्ड एंड ही मस्ट बी एनकरेज्ड। क्या बोलेंगे कि बॉस अगर आप काम कर रहे हो ना तो प्लीज ओपन माइंड रखो। आपको याद है मैंने आपको एग्जांपल दिया था मोनोटोनस काम, इनएफिशिएंट वर्क। यस, ओके। ऑडिटर मस्ट पीरियोडिक रिव्यू द ऑडिट प्रोग्राम। DSR का R आ गया है ये। मैंने आपको बोला था रिव्यू करते रहो, जैसे हमने सोचा था क्या वैसे ही एग्जीक्यूशन हो रहा है, दैट इज रिव्यू। सो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? फर्स्ट क्या बोला हम लोगों ने? सिंगल प्रोग्राम विल नॉट वर्क फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ बिजनेस। सेकेंड, assistants must be encouraged to keep open mind. Third, constant revision review होना चाहिए। अब कंस्ट्रक्टिंग ऑडिट प्रोग्राम, इंप्लीमेंटिंग ऑडिट प्रोग्राम, ये मैंने आपको कहा था ये दो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखो इसमें भी 5 पॉइंट है विच इज इंपॉर्टेंट, ये इंप्लीमेंटिंग में भी 5 पॉइंट है विच इज इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली मैं अभी इस पे नहीं जा रही हूँ, मैं डायरेक्टली लेके जाती हूँ आपको डिसएडवांटेज पे। देखिए डिसएडवांटेज, वर्क में बिकम मैकेनिकल। मैंने आपको ये कहा था मोनोटोनस, पेपर पे लिख करके दे दिया है कि ये काम करो, मोनोटोनस हो जाएगा। प्रोग्राम में भी रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल, अगर आपको पेपर पे लिख करके दिया है काम सिर्फ उतना ही होगा, उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं होगा। इनएफिशिएंट आर्टिकल्स मे टेक अ शेल्टर, बुद्धू लोग को भी लगेगा अरे यार हूं तो होशियार, मैं तो महान, अरे मुझे तो सब आता है, बुद्धू लोग को भी ऐसा लगने लगेगा। हार्ड एंड फास्ट ऑडिट प्रोग्राम में किल द इनिशिएटिव ऑफ एफिशिएंट, ये देखो ऑफ एफिशिएंट असिस्टेंट। अगर मैंने ऐसा बोल दिया जो मैंने बोला है वो तुमको करना है, तो दिस विल किल योर इनिशिएटिव टू थिंक, टू एक्सरसाइज अलर्टनेस, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म किल हो जाएगा। तो ये है 4 डिसएडवांटेज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। क्या? फर्स्ट कि ऑडिट प्रोग्राम होने से काम मैकेनिकल हो जाता है, मोनोटोनस हो जाता है। सेकेंड, वो बहुत रिजिड और इनफ्लेक्सिबल हो जाता है, क्योंकि अगर पेपर पे लिख करके दिया ना कोई बियॉन्ड द बॉक्स नहीं सोचेगा।
थर्ड, इनएफिशिएंट आर्टिकल्स में हैव, आर्टिकल्स तो नहीं बोल सकते, असिस्टेंट में हैव शेल्टर, उनको लगेगा कि अरे यार जो लिखा है उतना ही तो परफॉर्म करना है, ये तो मैं कर लूंगा. एंड अगर रिजिड प्लान बना करके दिया, इट विल किल द इनिशिएटिव फ्रॉम द एफिशिएंट असिस्टेंट्स. समझ में आता है? मैम डिसएडवांटेजेस है तो सुधारे कैसे? सिंपल चीज, उनको बोलो ओपन माइंडेडनेस रखें, एनकरेजिंग असिस्टेंट टू ऑब्जर्व द मैटर, यही मैंने कहा था, ओपन माइंडेडनेस, अलर्ट रहो. उनको बोलो कि ये सिर्फ पेपर पे लिखा हुआ इतना नहीं है, इसके बियॉन्ड भी आप कर सकते हो काम. एंड सेकेंड, असिस्टेंट शुड ब्रिंग सिग्निफिकेंट मैटर्स टू द नोटिस ऑफ प्रिंसिपल. मैंने आपको बोला था पार्टिसिपेटिव अप्रोच रखो. क्या बोला था? पार्टिसिपेटिव अप्रोच रखो. अप्रोच समझ में आता है? पक्का? श्योर? 100%? तो क्या पढ़ा हम लोगों ने? हम लोगों ने पढ़ा प्रोग्राम के डिसएडवांटेज पढ़े और वो डिसएडवांटेजेस को कैसे हटाया जाए ये पढ़ा. अब अगले सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कि प्रोग्राम को डेवलप कैसे करें, कंस्ट्रक्ट कैसे करें, और ये खत्म हो जाने के बाद वील बी डूइंग मटेरियलिटी. मेकिंग सेंस? पक्का? So that is all for today's session. You all keep studying, keep revising, be safe, take care, bye bye.